तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 4 जो कि है क्लिनिकल रेडिएशन जनरेटर। तो आइए अब अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है किलो वोल्टेज यूनिट्स। अप टू इन ईयर 1950 मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी वॉज कैरिड आउट विथ एक्सरे जनरेटर अप टू 300 के वी पी। एक्चुअली क्या हुआ था, 1950 तक जो रेडियोथेरेपी के लिए अपन जो एक्सरे बीम जनरेट करते थे वो कहती रहती थी 300 किलो के वी पी तक रहती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ हाई एनर्जी मशीन्स का। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पॉपुलैरिटी बढ़ी किसकी, कोबाल्ट 60 यूनिट्स की, ठीक है, इन लेट 1950 एंड 1960। इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेजुअल जो कन्वेंशनल किलो वोल्टेज मशीन थी, जो अपन पुरानी का किलो वोल्टेज मशीन्स को इस्तेमाल करते थे, उनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई। तो इनकी मशीन्स क्या होती थी, लेकिन कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं हुई। आज भी हम लो एनर्जी किलो वोल्टेज मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं कुछ स्पेसिफिक ट्यूमर्स को ट्रीट करने में। अब अपना क्या आता है, प्रेजेंट एरा तो अपना मेगा वोल्टेज बीम्स का है ना। तो ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा मेगा वोल्टेज के पावर्स पे एक्सरे बीम सप्लाई करती है। और ये जो लो एनर्जी बीम्स है, इसका अपन स्पेशली ट्रीटमेंट करते हैं सुपरफिशियल स्किन लेजियंस के लिए, ठीक है। चैप्टर 3 की बात करें तो अपन ने इसमें एक्सरे जनरेटर्स के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर अपन क्या करेंगे, साइलेंट फीचर्स ऑफ थेरेपी मशीन्स पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ बीम क्वालिटी एंड देयर यूज द एक्सरे थेरेपी इन किलो वोल्टेज। अच्छा, इसमें क्या है, जो किलो वोल्टेज यूनिट्स हैं, जो अपनी किलो वोल्टेज यूनिट्स है, इनको अपन ने कुछ पार्ट्स में बांट रखा है ना, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नेशनल काउंसिल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें ग्रेंजरे थेरेपी। ग्रेंजरे थेरेपी क्या कहलाती है, द टर्म ग्रेंजरे थेरेपी इज यूज टू डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ वेरी सॉफ्ट लो एनर्जी ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, जो अपनी ग्रेंजरे एनर्जी में होता है, अपने क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्ट लो एनर्जी बीम यूज़ करते हैं, जिनकी पोटेंशियल कितना होता है, 20 के से कम होता है, ठीक है। मतलब ये सबसे हल्की वाली होती है, 20 के वी मान लो बहुत ही कम हो गया। बिकॉज ऑफ दिस वेरी लो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन सच रेडिएशन आर नॉट लॉन्गर यूज इन रेडियोथेरेपी। तो अब ये क्या डिसकंटिन्यू कर दी गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्टैक्ट थेरेपी की। कॉन्टैक्ट थेरेपी क्या होता है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट थेरेपी में इट इज़ अ कॉन्टैक्ट थेरेपी और एंडोकैविटरी मशीन। ये क्या होती है, एक एंडोकैविटरी मशीन होती है, क्या मतलब कैविटीज़ के अंदर भी ट्रीट कर देती है। और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है लगभग 40 से 50 के वी, ठीक है। और ये फैसिलिट क्या करती है, इरेडिएशन ऑफ एक्सेसिबल लीजन एट वेरी शॉर्ट सोर्स। मतलब ये क्या होता है, जो लीजन्स होता है शॉर्ट सोर्सेज होता है, मतलब टू एस एस डी क्या होता है, मान लो ये अपनी एक्सरे ट्यूब है, ठीक है। ये मान लो, एक मिनट, ये मान लो अपनी एक्सरे ट्यूब है ना। और यहाँ पे मान लो पेशेंट की स्किन है, तो इसके बीच का डिस्टेंस अपना क्या कहलाता है, एसएसडी, ठीक है। तो एसएसडी से बहुत ही शॉर्ट सोर्स, मतलब ये मान लो इतना सफ हो गया है ना, अप टू 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक डीप ये पेनिट्रेट कर पाती है। एक मशीन ऑपरेट ओनली एट अ करंट ऑफ द 2 मिली एम्पियर। ये मशीन जो है वो 2 मिली एम्पियर पे काम करती है। फिर इसकी वजह से एप्लीकेबल विथ सर्च मशीन कैन प्रोवाइड अ एसएसडी ऑफ 2.0 सेंटीमीटर और लेस। इसमें जो एसएसडी होता है वो लगभग 2.0 सेंटीमीटर या फिर उससे भी कम के आसपास होता है। इसमें अपन क्या यूज़ करते हैं, 0.5 टू 1.0 mm थिक एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक्सपोज्ड होता है इन द बीम टू एब्जॉर्व वेरी सॉफ्ट कंपोनेंट ऑफ द एनर्जी स्पेक्ट्रम। ये क्या करता है, जो एक्सरे का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है उसके बहुत ही उसको एब्जॉर्व कर लेता है। बिकॉज ऑफ ये शॉर्ट एसएसडी एंड लो वोल्टेज, इसका क्या होता है, एसएसडी शॉर्ट होता है और वोल्टेज लो होता है। तो कॉन्टैक्ट थेरेपी क्या करती है, डिक्रीज डेप्थ इन टिश्यूज़, ठीक है। इसकी वजह से जो टिश्यू में जो डेप्थ है, मतलब ये जो एक्सरे बीम है, जो टिश्यू की पेनिट्रेटिंग पावर उसमें काफ़ी कम तक पहुंच पाती है। इफ़ द बीम इज इंसिडेंट ऑन अ पेशेंट द स्किन सर्फेस इज मैक्सिमली इरेडिएटेड। क्या हो रहा है, अगर अपन पेशेंट में स्किन मतलब ये है ना रे डालते हैं, तो स्किन की क्या होगी, जो स्किन की जो सरफेस होती है, मतलब जो स्किन की जो अपनी आउटर सरफेस है, वो तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा उसके ऊपर मैक्सिमम डोज होगा, है ना। तो अपना जो डी मैक्स है वो तो कहाँ होगा, अपनी स्किन पर होगा। लेकिन जो अंडरलाइंग टिश्यूज़ है वो अपने बचे रह जाएंगे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीजिंग द अंडरलाइन एंड स्पार्ट टू द इंक्रीजिंग डिग्री विद डेप्थ। द डोज वर्सेस डेप्थ कर्व इज सिंपली द डोज कर्व टिपिकली कॉन्टैक्ट थेरेपी बीम, ठीक है।
इसमें देखो ये अपना ऑर्थो वोल्टेज थेरेपी या फिर ये अपने कॉन्टैक्ट थेरेपी की बात कर रहा है बी वाला, ठीक है। तो इसमें क्या इतना है 2 सेंटीमीटर के आसपास जा रहा है, यही इसमें बता रहा है। कॉन्टैक्ट एट शो बट readily seen this quality of radiation is not useful tumor not deeper than 1 to 2 mm। इसमें क्या होता है, ये वाली क्वालिटी रेडिएशन की अगर ट्यूमर 1 से 2 mm से डीप नहीं है तभी ये काम करेगी। अगर 1 या 2 mm से डीप है ट्यूमर तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है। तो मतलब ये क्या करता है, सुपरफिशियल ट्यूमर जो अपनी स्किन के ऊपर वाले ट्यूमर होते हैं ना, सिर्फ इन्हीं को ख़त्म कर सकते हैं। एंडोकैविटरी एक्सरे मशीन हैज़ बीन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल रेक्टर कैंसर। इनका इस्तेमाल क्या है, रेक्टल कैंसर वगैरह में करने में काम में आता है, जो एंडोकैविटरी वाली मशीन आती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सुपरफिशियल थेरेपी। सुपरफिशियल थेरेपी क्या होता है, द टर्म सुपरफिशियल थेरेपी अप्लाइज टू द ट्रीटमेंट विद द एक्सरे प्रोडक्शन एट पोटेंशियल रिगार्डिंग 50 to 150 किलो वोल्ट, ठीक है। इसमें अपन जो पोटेंशियल रहता है वो कितना रहता है 50 to 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसमें बात करते हैं वेरिंग थिकनेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यूजली 1 to 6 mm एल्यूमिनियम। इसमें अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं टू हार्डनिंग द बीम ऑफ डिजायर्ड डिग्री। इसमें अपन कौन सा कितना ले रहे थे एल्यूमिनियम 0.5 to 1.0 mm, और इसमें अपन क्या लेंगे 1 to 6 mm एल्यूमिनियम इसमें ऐड करेंगे, जो कि क्या कर देंगे बीम को हार्डन कर देंगे एट ए डिजायर्ड डिग्री। द डिग्री ऑफ हार्डनिंग और बीम क्वालिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द हाफ वैल्यू लेयर। अपन जो बीम की हार्डनिंग है उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ वैल्यू लेयर। हाफ वैल्यू लेयर क्या कहलाती है, ये एक स्पेसिफाइड चीज़ होती है जिसमें मान लो, जैसे मान लो ये मेटल है, ठीक है। तो अब मान लो मेटल की कितनी थिकनेस होगी, अगर मान लो यहाँ 100% आ रही है, अब यहाँ मान लो 100 आ रही है, तो यहाँ से निकलने के बाद ये कितनी रह जाएगी 50 रह जाएगी। तो जितनी डेप्थ पर ये इस काम, जितनी मोटाई पर ये काम हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी HVL। ये क्या कहलाएगा HVL, ये हाफ वैल्यू लेयर कहलाती है। तो हाफ वैल्यू लेयर यही बोलती है, ये थिकनेस होती है एक स्पेसिफाइड मटेरियल की जो कि अपन इंट्रोड्यूस करते हैं इन द पाथ ऑफ द बीम। ये क्या करता है, एक्सपोजर रेट को रिड्यूस कर देता है 1/2 से, ठीक है। और इसमें अपन इसमें क्या होता है 1.0 to 8.0 mm एल्यूमिनियम अपन इसमें इस्तेमाल कर देते हैं। ये क्या बता रहा है, अपना डेप्थ डोज कर्व बता रहा है वाटर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू के लिए। ए वाला अपना ग्रेन्स रे थेरेपी का है ना, और बी वाला अपना कॉन्टैक्ट थेरेपी का है जिसमें अपन 1.5 mm एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है। और लाइन सी अपना बता रहा है सुपरफिशियल थेरेपी का, ठीक है। तो अब सुपरफिशियल थेरेपी, हाँ सुपरफिशियल थेरेपी का बता रहा है, और इसके अंदर और जिसमें अपन 3.0 एल्यूमिनियम ले लेते हैं, और डी वाला अपना बता रहा है ऑर्थो वोल्टेज थेरेपी का, यह भी अपन बाद में पढ़ेंगे। द सुपरफिशियल ट्रीटमेंट आर यूजली गिवन विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेटर्स एंड कोन। इसमें अपन जो सुपरफिशियल ट्रीटमेंट है वो अपन क्या यूज़ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोन्स अटैच टू द डायफ्राग्राम ऑफ मशीन। मशीन्स के डायफ्राग्राम में यहाँ पे कोन शेप का एक अटैच होता है जो कि क्या करता है, यूनिफॉर्म बीम को ऑपरेट करता है और साइड की जो स्कैटर वाली जो बीम होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें क्या होता है, SSD टिपिकली रेंज करता है 15 से 20 सेंटीमीटर का। जो मशीन होती है वो ऑपरेट करती है 5 से 8 मिली एम्पियर पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्थो वोल्टेज एंड डीप थेरेपी की। ऑर्थो वोल्टेज और डीप थेरेपी क्या होता है, द टर्म ऑर्थो वोल्टेज और डीप थेरेपी इज यूज टू प्रिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ एक्स-रे प्रोड्यूस एट अ पोटेंशियल ऑफ 150 to 500 वोल्ट। इसमें तो क्या हो रहा था, इसमें क्या पोटेंशियल था 150 to 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें कितना आ रहा है 150 to 500 किलो वोल्ट। तो इसमें क्या और हर बार बार बढ़ रहा है ना, अपन और ज़्यादा मतलब वोल्टेज आया जा रहा है। द ऑर्थो वोल्टेज इक्विपमेंट्स इज ऑपरेटेड एट 200 to 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 10 to 20 मिली एम्पियर। वेरियस फिल्टर्स आर यूज टू अचीव HCl बिटवीन, देखो इसमें अपन फिल्टर कौन सा लेते हैं 1 and 4 mm कॉपर। द ऑर्थो वोल्टेज मशीन इज शोन इन फिगर 4.2, ठीक है। इसमें तो यही है। द कोल इज यूज टू कॉलिमिनेट द बीम इनटू द डिजायर्ड साइज। अ मूवेबल डायफ्राग्राम कंसिस्ट ऑफ लीड प्लेट परमानेंटली एडजस्ट द फील्ड साइज, ठीक है। इसके अंदर ये क्या बता रहा है कि अपन बीम को तो डिजायर साइज में कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है मूवेबल डायफ्राग्राम होता है जिसके अंदर लीड प्लेट्स होती है जो कि फील्ड साइज को एडजस्ट करती रहती है। SSD को अपन यूजुअली सेट करते हैं 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है।
फिगर 4.1 लाइन डी शोज अ डेप्थली मॉड्यूलेटेड ऑर्थो वोल्टेज बीम। ठीक है, तो इसमें अपना देखो ये अपना फिगर रहा और इसमें अपनी ये वाली लाइन रही जो कि अपनी बताती है ऑर्थो वोल्टेज वाली बीम को। ठीक है, ऑल थ्रू द डोथ डेप्थ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी नॉट डिपेंड ऑन कंडीशन। ठीक है, जो अपना डेप्थ डोथ डिस्ट्रीब्यूशन है कि डिपेंड नहीं कर रहा, अच्छा सॉरी डिपेंड करता है केवीपी पर, एचवीएल पर, एसएसडी पर, फील्ड साइज कितना है ना, ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। सीधी सी बात है केवीपी बढ़ने पे डेप्थ डोज बढ़ेगा, हाई एचवीएल बढ़ाने पे कम होगा, जो बीम की हार्डनिंग बढ़ेगी, एसएसडी बढ़ाने पर भी कम हो जाएगा, फील्ड साइज बढ़ाने पर स्कैटर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये सब अपन को जनरलाइज करना पड़ता है। द मैक्सिमम डोज अकर रहता है स्किन सरफेस, सबसे ज़्यादा स्किन डोज क्या होती है, मतलब सबसे ज़्यादा डोज कब होती है स्किन सरफेस पे, 90% ऑफ दैट वेरी अकर एट अ डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर। इसमें क्या हो रहा है 2 सेंटीमीटर तक की डेप्थ पर ये चीज़ काम कर रहा है। थस इन अ सिंगल फील्ड ट्रीटमेंट द एडिकेट डोज कैन नॉट बी गिवन बियॉन्ड इस डेप्थ। इसमें क्या हो रहा है ट्यूमर इससे नीचे अपन काम नहीं कर सकता, मतलब लास्ट 2 सेंटीमीटर है। हाउएवर बाय इंक्रीजिंग बीम फिल्ट्रेशन और एचवीएल अपन क्या कर सकते हैं, बीम फिल्ट्रेशन और हाई वैल्यू लेयर को बड़ा करके अपन इसमें 2 और मोर बीम डायरेक्टेड एट ट्यूबर एट अ डिफरेंट डायरेक्शन। इसमें क्या कर सकते हैं, मान लो ये ट्यूमर है, ठीक है, तो अब मान लो जैसे ये अपना ट्यूमर है, अब ट्यूमर को एक तो अपन ने क्या करा ऊपर से डाल दिया, लेकिन ऊपर से क्या 2 सेंटीमीटर तक की डेप्थ हो जाएगी, तो फिर अपन ने क्या करा इस डायरेक्शन से भी अपन एक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काम कर जाएगा, और मतलब तो ऐसे अपन 2 से 3 तरीके है ना डायरेक्शन से अपन क्या कर सकते हैं ट्यूमर को ट्रीट कर सकते हैं। द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन ऑफ द स्किन डोज बिकम प्रोबेबिलिटी लार्ज व्हेन एडिकेट डोज आर डिलीवर टू दिस। द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन टू द स्किन, अच्छा इसमें अपन क्या करते हैं इट ट्रीटिंग लेशन डीपर देन 2 to 3 सेंटीमीटर। इसमें जो ट्यूमर है उसको अपन 2 से 3 सेंटीमीटर तक ही रख सकते हैं। ठीक है, deep seated tumor in the early days of radiation therapy when ortho voltage was the highest energy available treatments were given until radiation tolerance और skin was reached। इसमें क्या होता था पहले के समय में, जब मान लो अपने पास ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मशीन ऑर्थो वोल्टेज ही थी, तो अपन इसमें तब तक ट्रीटमेंट करते थे जब तक जो स्किन की है वो रेडिएशन टॉलरेंस की स्टेज पे ना आ जाए। ठीक है, टू यूज़ मल्टीपल बीम्स एंड अदर टेक्निक्स टू कीप द स्किन डोज अंडर टॉलरेंस लिमिट। तो इसमें अपन क्या करते थे मल्टीपल बीम्स वगैरह और अदर टेक्निक्स रखते थे, जिसकी वजह से अपना क्या होता है स्किन टॉलरेंस लिमिट में पहुंच जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ हाई डोज रिमेनिंग एंड ओवर राइडिंग कंसर्न ऑफ ऑल्टो वोल्टेज। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है हाई डोज हमेशा ऐसे प्रॉब्लम थी, इन सब की लिमिटेशंस क्या थी कि इसकी वजह से पेशेंट की जो सुपरफिशियल स्किन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई डोज पड़ जाती थी। तो इसकी वजह से अपन ने क्या करा ऑर्थो वोल्टेज एरा को ख़त्म करने का था ना, और और इसके बाद में डेवलप हुआ अपना कोबाल्ट टेलीथेरेपी। तो कोबाल्ट थेरेपी में क्या होती है अपनी स्किन स्पेयरिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि अपना हाई एनर्जी रेडिएशन देती है। ठीक है, इट इज़ द मॉडर्न ट्रेंड ऑफ मेगा वोल्टेज बीम्स ऑल थ्रू द स्किन डोज एंड डेप्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अभी प्रेजेंटेड हेयर एज 2 एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक, इसमें तो बस यही बोल रहा है कि भाई यही ऑर्थो वोल्टेज वाली चीज़ें जो थी वो क्या करती थी डेप्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में अपन ने थोड़े बहुत एग्जांपल समझा रहे, कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ भी थी जिसकी वजह से जो बोन होता था उसमें एब्जॉर्ब हो जाता था, स्कैटरिंग बनती थी। तो ये बढ़ते स्कैटरिंग की वजह से, एब्जॉर्ब डोज की वजह से, स्किन के ऊपर ज़्यादा रेडिएशन की वजह से ये क्या बनाया ऑर्थो वोल्टेज बीम को अनसुटेबल बना दिया फॉर ट्यूमर्स बिहाइंड द बोन्स। क्योंकि मान लो अगर इधर बोन है ना, अगर एक मिनट, अगर मान लो इधर बोन है, अगर मान लो इधर बोन है तो क्या होगा, ये यहाँ पर अगर इधर ट्यूमर है तो ये क्या होगा ये बोन क्या करेगी इसको एब्जॉर्ब कर देगी या फिर इसको स्कैटर कर देगी। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बता रहा है, ये मान लो इसको स्कैटर कर देगी। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि भाई ये जो बिहाइंड द बोन्स वाले जो ट्यूमर है उनको ख़त्म नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सुपर वोल्टेज थेरेपी। सुपर वोल्टेज थेरेपी क्या होता है, थेरेपी की रेंज होती है 500 से 1000 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको अपन डिज़ाइन करते हैं हाई वोल्टेज थेरेपी या फिर सुपर वोल्टेज थेरेपी के लिए। इसमें क्वेश्चन क्या रहता है हाई एक्सरे बीम्स का
ठीक है, ये 1950 से 1960 के बाद अपनी हाई वोल्टेज मशीन बननी स्टार्ट हुई। मेजर प्रॉब्लम क्या था? टाइम वॉज इंसुलेटिंग एंड हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसकी वजह से क्या होता? हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में क्या था? टाइम इंसुलेटिंग था, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, मतलब इसमें ज़्यादा समय लगता था ये काम करने में। ठीक है, तो इसमें अपन ने, और जो ट्रांसफार्मर सिस्टम थे वो पोटेंशियल रीच नहीं कर पाते थे 300 केवीपी से ज़्यादा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई ओवर द टाइम्स एंड न्यू अप्रोच बनती गई फॉर डिजाइनिंग ऑफ हाई एनर्जी मशीन्स। वन ऑफ दिस मशीन वॉज अ रेजोनेटिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है, इन विच वोल्टेज इज स्टेप अप टू द एफिशिएंट मैनर। बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेजोनेंट ट्रांसफार्मर यूनिट्स। तो अपन ने नए रेजोनेंट ट्रांसफार्मर यूनिट्स बनाए जो कि एक्सरेज को 300 से 2000 किलो वोल्ट तक जनरेट करते थे। ठीक है, इसमें क्या होता था, सेकेंडरी ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर विदाउट द आयरन कोर। इसमें अपन क्या करते थे, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो कि बिना आयरन कोर का होता था, इसको अपन पैरेलल कैपेसिटर्स के साथ लगा देते थे, और वो क्या करता था, एक्सरे ट्यूब में लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता था। ये कॉम्बिनेशन सेकेंडरी और कैपिनेंस, ये क्या करता था, रेजोनेंस की कंडीशन बनाता था। तो रेजोनेटिव फ्रिक्वेंसी पे ऑस्किलेटिंग पोटेंशियल, तो अपन ने शायद 12th में भी इस टाइप से पढ़ा हुआ है। मान लो इधर ट्रांसफार्मर होता था और इधर अपना कैपेसिटर होता था, और फिर इनके बीच में करंट लगता है, तो करंट क्या होता था, रेजोनेट होता था। और ये रेजोनेटिंग ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी से अपन क्या करते थे, पीक वोल्टेज एक्सरे ट्यूब के अंदर बन जाता था, है ना, व्हेन द ट्रांसफर इज ट्यून्ड एंड रेजोनेटिंग एट अ इनपुट फ्रिक्वेंसी। फिर उसके बाद क्या रहे, इलेक्ट्रॉन में हाई एनर्जी आ जाते हैं जो कि स्ट्राइक करता है टारगेट के, तो ट्रांसमिशन टाइप टारगेट यूज़ करा जाता है टू ऑब्टेन एक्सरे बीम ऑन अदर साइड ऑफ टारगेट। ठीक है, इसमें तो यही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेगा वोल्टेज थेरेपी। मेगा वोल्टेज थेरेपी क्या कहलाती है, अपनी एक्सरे बीम जिसमें अपन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ग्रेटर को अपन क्लासीफाई करते हैं मेगा वोल्टेज बीम में। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, थ्रू द स्ट्रिक्टली अप्लाइज टू द एक्सरे बीम द गामा रे बीम प्रोड्यूस बाय रेडियो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ करते हैं। मतलब अब तक तो अपन हाई एनर्जी मतलब फोटोन पार्टिकल, वो एक्सरे पार्टिकल्स का यूज़ करते थे। इसमें अपन क्या करते हैं, गामा पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं। तो जो गामा रे बीम्स होती है वो कौन बनाता है, रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स बनाते थे। ठीक है, इसका अपन इस्तेमाल करते हैं एनर्जी अचीव करने के लिए विच इज़ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ग्रेटर। मेगा वोल्टेज थेरेपी में जो एनर्जी होते हैं वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापी जाती है, और ये अपने किलो वोल्टेज थेरेपी में केवीपी में नापी जाती है। एप्लीकेशन ऑफ मशीन्स, इनमें क्या आती है, वान डी ग्राफ जनरेटर, लीनियर एस्केलेटर, बीटाट्रॉन, माइक्रोट्रॉन, टेलीथेरेपी और गामा यूनिट सच एस कोबाल्ट 60 अपन इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो रेजोनेटेड ट्रांसफर यूनिट्स ये बताती है, मान लो ये देखो, इसके अंदर ये तो रहा अपना ट्रांसफार्मर, ये अपना रहा फिलामेंट, ये अपना रहा इलेक्ट्रॉन, यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन बीम आ रही, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हो रहा। यहाँ पे फोकसिंग कॉयल है, यहाँ पे टारगेट, और टारगेट की वजह से यहाँ एक्सरे बीम निकल रही है। तो ये अपना क्या होता है, रेजोनेटिंग ट्रांसफर यूनिट्स कहलाया जाता है। वान डी ग्राफ जनरेटर का ये ओवरव्यू है। अपन पढ़ते हैं वान डी ग्राफ मशीन क्या होती है। तो वान डी ग्राफ मशीन्स क्या होती है, इट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक एस्केलेटर। ठीक है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक एस्केलेटर डिजाइन टू एस्केलेटेड चार्ज पार्टिकल इन रेडियोथेरेपी, है ना। और इसके अंदर अपन क्या एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं, टिपिकली 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की अपन थेरेपी, मतलब हाई एनर्जी एक्सरेज अपन जनरेट कर देते हैं। फिगर में अपन को सिस्टमेटिक डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, इसमें अपन क्या बता रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ वान डी ग्राफ जनरेटर। इसमें जो चार्ज वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 20 से 40 वोल्ट। देखो ये रहा चार्ज वोल्टेज, 20 से 40 वोल्ट के आसपास का इसमें चार्ज होता है। और फिर उसमें क्या होता है, अक्रॉस द मूविंग बेल्ट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। इसमें जो ये चार्ज होता है, ये देखो ये कन्वेयर बेल्ट, इसके अंदर ये क्या कर रहा है, बार बार ये चार्ज मूव कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोरोना डिस्चार्ज होता है। ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस बेल्ट के अंदर आने लग जाता है। मान लो ये है, इसके अंदर क्या करेगा, यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज होकर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके इकट्ठा हो जाएंगे। The electron are carried on the top where they are removed by collector connecting to the spherical dome। अब ये क्या करेंगे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है, तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे इनको टॉप पर आ जाएंगे। ये टॉप क्या कहलाता है, डोम। और यहाँ पर क्या करेगा, सर्किट कनेक्ट होता है ना, वो क्या कर देगा, इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिमूव कर देगा।
द नेगेटिव चार्ज कलेक्ट ऑन द स्फीयर एंड हाई पोटेंशियली डेवलप बिटवीन द स्फीयर एंड द ग्राउंड। अब क्या होगा, धीरे धीरे द नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। द पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट। अब इसमें क्या होगा, ये सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक एक्सरे ट्यूब की जो फिलामेंट है यहाँ से अटैच होगा, ठीक है। अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स एंड अ टारगेट, और इसमें क्या है, सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स और यहाँ पर अपना टारगेट है। द रिंग्स इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टर टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म पोटेंशियल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। एक्सेलरेटर प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट। इसमें क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन टारगेट से स्ट्राइक करते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर एक्सरे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। 1 डिग्राम के जनरेटर कैपेबल फॉर रीचिंग वोल्टेज अप टू 25 मेगा वोल्ट, ठीक है। इसमें अपन 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक अपन काम कर लेते हैं। ओनली बाय द साइज इन रिक्वायर्ड हाई वोल्टेज इंसुलेशन। नॉर्मली द इंसुलेशन प्रोवाइड बाय द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड CO2 एंड एक्सा सल्फाइड। इसमें जो अपन इंसुलेशन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर मान लो इससे जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है इसकी वजह से क्या होता है, हाई पोटेंशियल जनरेट होगा, हाई पोटेंशियल जनरेट होगा तो शॉर्ट सर्किट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, मिक्सचर अपन इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन और CO2 या फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड अपन इसमें इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बना रहे। द जनरेटर एंक्लोज इन स्टील टैंक, ठीक है। ये एक बड़े से स्टील टैंक के अंदर अटैच होता है ये पूरा, और इसके अंदर ये सारी गैसेज भरी रहती है जिसका प्रेशर होता है 20 एटम का। 1 डिग्राफ जनरेटर रेजोनेटिंग सेक्शन ये यूज़ कर रहा था क्लिनिकल यूज़ के। अब अपन इसको प्रोड्यूस कमर्शियली ज़्यादातर अपन यूज़ नहीं करते, इसको अपन ज़्यादातर क्लिनिकल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन अब इसकी वजह से इसके जो डिमाइस मतलब इसके ख़त्म होने की ज़्यादा चांसेस क्यों रहे, क्योंकि अपन टेक्निकली बेटर मशीन्स आई जो कि थी अपने कोबाल्ट 60 और लीनियर एस्केलेटर, तो इसका जो यूज़ है वो अपना डिसकंटिन्यू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लीनियर एस्केलेटर की। तो लीनियर एस्केलेटर जो है वो आपका सबसे बड़ा एक क्वेश्चन, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो लीनियर एस्केलेटर से रिलेटेड आपका एक बड़ा क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अपना लीनियर एस्केलेटर क्या बोलता है, लीनियर एस्केलेटर इज अ डिवाइस दैट यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू एस्केलेटेड चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन टू हाई एनर्जी थ्रू अ लीनियर ट्यूब। इसमें क्या होता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करती है, इसकी वजह से क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या होता है, एस्केलरेट हो जाते हैं सच एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें अपन देखो मैं आपको समझाऊँ, इस पर आओ, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन होती है और ये क्या होता है, एस्केलेटर ट्यूब होता है। इसके अंदर क्या होता है, हाई एस्केलरेशन चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि अपने इसके अंदर क्या जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ा देते हैं और उनको अपन लीनियर ट्यूब के अंदर जाते हैं और फिर स्ट्राइक करते हैं, जिससे हाई एनर्जी फोटॉन्स निकलते हैं, फिर उनसे ट्यूमर्स का इलाज करा जाता है। द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम इटसेल्फ इज यूज फॉर ट्रीटिंग। अच्छा, इसमें क्या कहता है, अपन पार्टिकल बीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सुपरफिशियल ट्यूमर को ट्रीट कर सकता है और इट कैन बी मेड टू स्ट्राइक अ टारगेट टू प्रोड्यूस एक्सरेज फॉर डीप सीटेड ट्यूमर। और इसमें अपन एक्सरेज पे अगर मान लो इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और अगर अपन इसके अंदर ये मान लो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जा रहे है ना, और इधर मान लो मैंने टारगेट भी लगा दिया, तो अब क्या निकलेगी, हाई एनर्जी फोटॉन्स निकली और इसी वजह से अपन जो ट्यूमर्स है उनका भी इलाज कर सकते हैं, जो डीप सीटेड वाले ट्यूमर है। देयर सेवरल टाइप ऑफ लीनियर एस्केलेटर डिजाइंस बट वन वी यूज इन रेडिएशन थेरेपी एस्केलरेशन एस्केलेटेड either by the traveling of special electromagnetic wave of frequency at a microwave region, ठीक है। तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, अपन ने एस्केलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को जो कि अपने ट्रैवलिंग करती है तो स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसकी माइक्रोवेव रीजन होता है 3000 मेगा साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। इसमें तो कुछ खास है नहीं। देखो दो टाइप की वेव्स के बारे में बता गए, एक तो ट्रैवलिंग वेव्स और एक स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनकी माइक्रोवेव रीजन में मतलब बहुत लो एनर्जी वाली फ्रिक्वेंसी होती है। तो डिफरेंस क्या होता है ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव में, एस्केलेटर इज द एस्केलेटिंग स्ट्रक्चर फंक्शन इन द ट्रैवलिंग वेव रिक्वायर्स अ टर्मिनेटिंग और डमी लोड। जो ट्रैवलिंग वेव होती है उसको क्या चाहिए, अपना टर्मिनेटिंग या डमी लोड चाहिए जो कि क्या करे, एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर वो क्या करे, लोड को एब्जॉर्ब कर ले और प्रिवेंटिंग द बैकवर्ड रिफ्लेक्टिव वेव, ठीक है। और अपन ने क्या करे,
जो बैकवर्ड वेव है उसको रोक दे। इसमें ज़्यादा कोई खास है नहीं, लेकिन ऑन द अदर हैंड द स्टैंडिंग वेव और स्ट्रक्चर प्रोवाइड मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स ऑन बोथ साइड। इसमें क्या कर रहा है, जो स्टैंडिंग वेव्स है वो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कर रहा है बोथ साइड्स पर, सो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स ट्रैवलिंग वेव विल राइज टू द स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, हाँ। इन द स्टैंडिंग वेव द माइक्रोवेव इज पावर इज coupled into the structure via side coupling cavities rather through the beam aperture. Such a design tend to be more sufficiently give rise to the stationary waves। क्या है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग ट्रैवलिंग वेव्स के फॉरवर्ड और रिवर्स ट्रैवलिंग वेव्स से क्या होता है, स्टेशनरी वेव्स का जन्म होता है। इन द स्टैंडिंग वेव्स द माइक्रोवेव पावर्ड इज कपल्ड इनटू द स्ट्रक्चर वाया साइड कपलिंग। अपन इस चीज़ को थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, बेसिकली अपन हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव रेज इसके अंदर अपन कपल्ड करते हैं विद द कपलिंग कैविटी रेडर देन बीम अपेरचर। इस डिज़ाइन को क्या होता है, सच अ डिज़ाइन टेंड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड ट्रैवलिंग वेव डिज़ाइन सिंस एग्जिस्ट बीम ट्रांसपोर्ट कैविटीज़। इसमें क्या होता है, बीम ट्रांसपोर्ट कैविटीज़ बनती है। अगर आप मान लो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि भाई ये कैसे बनती है, ये मैग्नेट्रॉन और साइक्लोट्रॉन, तो आपको इसके अंदर क्या दिखेगी, कैविटीज़ दिखेगी। उन कैविटीज़ में लो पावर माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से स्टैंडिंग और ट्रैवलिंग वेव्स बनती है, और फिर वो आगे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है। एंड द साइड कैविटीज़ भी इंडिपेंडेंटली ऑप्टिमाइज। However, it is more expensive and required installation of the circulator और isolator between power source and the structure। अपन को क्या करना पड़ेगा, पावर सोर्स के बीच में अपन को क्या रखना पड़ेगा, सर्कुलेटर भी रखना पड़ेगा, तो कि क्या होगा, माइक्रोवेव पावर का इस्तेमाल करके वो सर्कुलेट कर सके और क्या करे, रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट कर सके फ्रॉम रीचिंग द पावर सोर्स। फॉर द फर्दर डिटेल्स नहीं, इसमें अपना कुछ खास नहीं था, ठीक है। ये आप स्किप करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये अपना जनरल स्ट्रक्चर है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन गन है, मॉड्यूलेटर है, ये अपना ये पावर सप्लाई है ना। और ये अपना मैग्नेट्रॉन साइक्लोट्रॉन है, और यहाँ से वेवगाइड सिस्टम जा रहा है, यहाँ से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बन रहा है, यहाँ से बेंडिंग मैग्नेट है, और यहाँ पर बैंड बीम का अपन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन एक एक पार्ट बहुत डिटेल से अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करें रेडिएशन पल्स। ठीक है, तो पल्स सिस्टम है। फिगर 4.5 अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेडिकल लीनियर एस्केलेटर इज शोइंग। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अपन को एक ब्लॉक डायग्राम बना रखा है कि ओवरव्यू दे रखा है कि मेडिकल लीनियर एस्केलेटर इस टाइप का होता है। शोइंग अ मेजर कंपोनेंट ऑक्सिलरी सिस्टम। सबसे पहले क्या आता है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या प्रोवाइड कराता है, डीसी पावर सप्लाई कराता है। ठीक है, ये किसको सप्लाई करता है, मॉड्यूलेटर को, है ना। ये किसको सप्लाई कराता है, मॉड्यूलेटर को। फिर ये करता है, इसके अंदर क्या होता है, पल्स फॉर्मिंग नेटवर्क होता है। ठीक है, ये देखो, ये अपना पल्स फॉर्मिंग नेटवर्क है ना। फिर ये क्या करता है, एक स्विच होता है जिसको बोलता है हाइड्रोजन थेराट्रॉन। ठीक है, यह हाइड्रोजन थेराट्रॉन क्या होता है, ये स्विच ऑफ स्विच ऑन करने के काम में आता है। द हाई वोल्टेज पल्स फ्रॉम दिस मॉड्यूलेटर सेक्शन अ फ्लैट टॉप डीसी पल्स ऑफ द न्यू फ्यू माइक्रोसेकेंड इन ड्यूरेशन। इसकी वजह से क्या होती है, वोल्टेज पल्स बनती है। ठीक है, जो कि फ्यू माइक्रोसेकेंड की होती है। ये दिस पल्सेज आर डिलीवर्ड टू द मैग्नेट्रॉन और क्लाइस्ट्रॉन। ये पल्सेस डिलीवर होती है मैग्नेट्रॉन और क्लाइस्ट्रॉन को सिमल्टेनियसली टू द इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, पल्स माइक्रोवेव क्या होता है, मैग्नेट्रॉन में प्रोड्यूस होता है ना, और क्लाइस्ट्रॉन में प्रोड्यूस होता है, जो कि इंजेक्ट करा जाता है इनटू एस्केलेटर ट्यूब वायर द वेवगाइड सिस्टम। जो मैग्नेट्रॉन और क्लाइस्ट्रॉन का काम क्या होता है, ये देखो, वोल्टेज पल्स को जनरेट करते हैं ना मैग्नेट्रॉन और क्लाइस्ट्रॉन, और ये किस में जाता है, ये अपना एस्केलेटर ट्यूब में जाता है बाय द वेवगाइड सिस्टम। और इन द इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने का। इसको भी अपन एस्केलेटिंग स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कराते हैं। तो अपने एस्केलेटर स्ट्रक्चर में दो चीज़ हो गई, एक तो वेवगाइड सिस्टम जो कि मैग्नेट्रॉन क्लाइस्ट्रॉन की वजह से है ना, जो पल्स जनरेट हो रही थी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी। तो अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, पल्स ड्यूरेशन की इन ईच केस विल बी सेम एज 5 माइक्रोसेकेंड का इनमें पल्स केस होता है, और इंटरपल्स होता है वो 5 मिली सेकेंड से ज़्यादा होता है। एस्केलेटर स्ट्रक्चर और एस्केलेटर वेवगाइड कंसिस्ट ऑफ कॉपर ट्यूब विद द इंटीरियर डिवाइडेड बाय द कॉपर स्टिक्स और डायफ्राम। देखो, इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये अपना वेवगाइड सिस्टम है, और इसके अंदर अपनी क्या होगी, एक सेकेंड, हाँ, तो इसके अंदर ये किसका बना होता है, अपना कॉपर की ट्यूब का बना होता है, और इसके अंदर अपने क्या होता है, ये इस टाइप के ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये इनको बोलते हैं कॉपर प्लेट्स। ठीक है, ये कॉपर प्लेट्स एट अ रेगुलर इंटरवल्स प्रेजेंट होती है, और ये कॉपर प्लेट्स नीचे भी प्रेजेंट होती है।
ये अपनी इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या होता है, कॉपर डिस्क प्रेजेंट होती है और डायफ्राग्राम प्रेजेंट होता है, जो कि अलग अलग अपर्चर और स्पेसिंग से बने होते हैं। ये सेक्शन को अपन हाई वैक्यूम में रखते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसमें इंजेक्ट होते हैं और एस्केलेटर में वायर द इनिशियल एनर्जी इज अबाउट 550 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अपन इसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जाते हैं और इस टाइम पे इनकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होती है, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से होती है। और ये क्या होता है, हाई वैक्यूम होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं। और माइक्रोवेव्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास में क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है बाय द साइनोसोडल इलेक्ट्रिक फील्ड। साइनोसोडल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये अपना साइनोसोडल वेव बना लेता है। ये इस टाइप से ये साइनोसोडल वेव है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, हर बार जो करंट होता है वो चेंज करता रहता है और इसकी इक्वेशंस होती है। अपन अगर चाहेंगे तो इसमें इक्वेशंस भी अपन डिस्कस कर लेंगे बाद में। एज द हाई एनर्जी बाय द एस्केलेटिंग प्रोसेस एनालॉगस टू द surf rider, as the high energy electrons emerge from the exit window of the escalator structure, they are in a form of pencil beam or is about 3 mm in diameter। जब भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स किसी एग्जिट विंडो से या फिर एस्केलेटर के स्ट्रक्चर से बाहर होके निकलती है तो इसमें क्या होता है, एक पेंसिल बीम की फॉर्म शेप कर लेती है जो कि 3 mm इन डायमीटर होती है। लो एनर्जी लिनेक्स जो कि 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम के होते हैं, इनमें क्या होता है, शॉर्ट एस्केलेटर ट्यूब होती है और इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, दे आर अलाउड टू प्रोसीड स्ट्रेट ऑन स्ट्राइक द टारगेट फॉर एक्सरे प्रोडक्शन। इसमें क्या करते हैं, सामने ही अपन एक्सरे टारगेट लगा देते हैं। जो किसकी बात कर रही है, लो एनर्जी वालों की बात कर रही है। और हाई एनर्जी में क्या करते हैं अपन, बेंडिंग मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। ये देखो ये अपनी बेंडिंग मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, फिर ये आगे काम करता है। और इन हायर एनर्जी लिनेक्स हाउएवर द एस्केलेटर स्ट्रक्चर इज टू लॉन्ग। एस्केलेटर स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है और इसकी वजह से अपन इसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं एट एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। अपन इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे रखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स को अपन बेंड कर देते हैं थ्रू द सुटेबल एंगल। ये एंगल अपन किसके इस्तेमाल करते हैं, बेंडिंग मैग्नेट के थ्रू। और ये कितना है, लेटर अपन 90 से 270 डिग्री सेल्सियस between the escalator structure and the target. This precision bending of the electron beam is accomplished by the beam transporter system। ये क्या इस्तेमाल करते हैं, बीम ट्रांसपोर्टर से इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर अपना बेंडिंग मैग्नेट्स, फोकसिंग कॉइल और अनदर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, तो इसकी वजह से मेरा ये मानना है कि आप इसको पूरा याद कर लें तो आपके एग्जाम्स में इसमें फ़ायदा रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैग्नेट्रॉन। तो मैग्नेट्रॉन क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस माइक्रोवेव्स। ठीक है, मैग्नेट्रॉन क्या प्रोड्यूस करता है, माइक्रोवेव्स का। ये होता है हाई पावर ऑस्किलेटर, है ना। ये क्या होता है, हाई पावर ऑस्किलेटर करता है, मतलब क्या करता है, ऑस्किलेशन करवाता है यूजिंग जनरेटिंग माइक्रोवेव पल्स ऑफ सेवरल माइक्रोसेकेंड। ये क्या जनरेट करता है, माइक्रोवेव पल्सेस करता है जो कि माइक्रो सेकेंड्स ड्यूरेशन की होती है। और उनका रिपीटेशन रेट क्या होता है, सेवरल 100 पल्सेस पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के अंदर कई 100 पल्सेस एक साथ रिपीटेट कर लेता है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स विद इन ईच पल्स इज अबाउट 3000 मेगा हेज़र्ट। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है माइक्रोवेव्स की, ईच पल्स के अंदर 3000 मेगा हेज़र्ट की। मैग्नेट्रॉन की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल कंस्ट्रक्शन होता है, इसके अंदर सेंट्रल कैथोड होता है और आउटर एनोड होता है, इसमें रेजोनेटिंग कैविटीज़ होती है। देखो ये अपना स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, ये आउटर कैथोड और अंदर एनोड्स होती है जिसमें रेजोनेटिंग कैविटीज़ होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दे आर मशीन आउट विद द सॉलिड पीस ऑफ कॉपर। इसमें क्या करते हैं, सॉलिड पीस ऑफ कॉपर भी इस्तेमाल करते हैं। द स्पेस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड इज इवैक्यूएटेड। क्या रखता है, इवैक्यूएटेड रखता है। द कैथोड इज हीटेड बाय एन इनर फिलामेंट एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड बाय द थर्मोआयनिक एमिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हीटिंग फिलामेंट इसके कनेक्ट होता है, तो ये क्या करता है, कैथोड को बहुत ज़्यादा हीट कर देता है ना। ये मान लो ये अपना कैथोड है ना, तो कैथोड को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हीट कर देगा। तो हीटिंग फिलामेंट की वजह से क्या होगा, इनर फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड बाय द थर्मोआयनिक एमिशन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थर्मोआयनिक एमिशन, तो मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे हीट हो रहा है और तो यहाँ पे क्या होगा, थर्मोआयनिक एमिशन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे और फिर इसमें क्या हो जाता है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैविटीज़। तो इसके अंदर क्या होगा, जो अपना स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर अपना स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो कि अपन अप्लाइड करते हैं, जो कि क्या होता है, कैविटीज से क्या होता है, क्रॉस सेक्शन में होता है। देखो ये अपना
कहाँ गया, तो अपना स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड अपन क्या लगाते हैं, मल्टीपल, ये तो क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है, ठीक है, तो इसमें समझाना मुश्किल है, फिर भी मान लो ये है ना, तो अपन इसके अंदर परपेंडिकुलर के अंदर अपन मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, एंड पल्सेटिंग डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, और इसके बीच में अपन क्या करते हैं, पल्सेटिंग डीसी लगा देते हैं बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं जो कैथोड से मतलब निकलते हैं, वो क्या कहते हैं, एनोड की तरफ एक्सीलरेट होते हैं बाय द एक्शन ऑफ पल्सेटिंग डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता है, पल्स डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ आता है। अंडर द साइमल्टेनियस इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ कॉम्प्लेक्स स्पिरल टुवर्ड्स द रेजोनेटिंग कैविटीज। इसके अंदर मान लो जैसे मान लो कैथोड से निकले एनोड पे आए, और यहाँ पर आने पे क्या करते हैं, बार बार राउंड अप करते हैं, फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग ऑस्किलेटिंग, तो क्या करते हैं, यहाँ पे ऑस्किलेटिंग करते हैं, ठीक है, स्पिरल ऑस्किलेटिंग करते हैं रेजोनेटिंग कैविटीज, रेडिएटिंग एनर्जी। अब ये क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बार बार यहाँ पे घूमेंगे, तो इनकी वजह से क्या होगा, ये माइक्रोवेव्स निकलेगी ऐसे, ये अपनी माइक्रोवेव्स निकलेगी ऐसे, ठीक है, तो यही बता रहे हैं इसके अंदर ऐसे माइक्रोवेव्स निकलती है, ये ऐसे छोटे छोटे मिली माइक्रो सेकेंड की माइक्रोवेव्स निकलेगी। तो इसकी वजह से द माइक्रोवेव आर लीड टू द एस्केलेटर स्ट्रक्चर बाय द वेवगाइड। तो यहाँ से क्या होता है, वेवगाइड सिस्टम अटैच होता है जो कि करते हैं माइक्रोवेव्स को किस में ले जाता है, वेवगाइड सिस्टम में या फिर एस्केलेटर में ले जाता है। मैग्नेट्रॉन ऑपरेट होता है 2 मेगा वोल्ट पीक पावर आउटपुट पे, और लो एनर्जी 6, अगर लिनक्स की बात करें तो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या लेस से भी। मोस्ट हाई एनर्जी लिनक्स क्या यूज़ करते हैं, क्लेस्ट्रॉन यूज़ करते हैं। तो एस्केलेटर ऑफ हाई एनर्जी एस, तो इसमें क्या होता है, एस्केलेटर की अपन एनर्जी ले सकते हैं 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज़ बिन डिजाइन टू यूज़ मैग्नेट्रॉन ऑफ अबाउट 5 मेगावाट पावर, ठीक है, इसमें अपन ये इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लेस्ट्रॉन। तो क्लेस्ट्रॉन क्या होता है, ये माइक्रोवेव का जनरेटर तो नहीं होता है, बट क्या होता है, माइक्रोवेव एम्पलीफायर होता है। मतलब ये क्या करता है, जो इस लो एनर्जी वाली माइक्रोवेव्स होती है उनको एम्पलीफाई करके बड़ा कर देता है। दिस नीड्स टू बी ड्राइवन बाय द लो पेनिट्रेटिंग पावर ऑस्किलेटर, ठीक है, इसमें क्या होता है, लो पावर माइक्रोवेव ऑस्किलेटर से ये स्टार्ट होता है। फिगर 4.8 4.7, ठीक है, ये अपना बेसिक ओवरव्यू है कि अपना क्लेस्ट्रॉन कैसे काम करता है। शो क्रॉस सेक्शनल डिवाइस ऑफ 2 एलिमेंट्री कैविटी क्लेस्ट्रॉन। इसमें क्या है, 2 एलिमेंट्री कैविटी है ना, फर्स्ट कैविटी एंड सेकंड कैविटी। इसमें क्या है, 2 कैविटी अपना साइक्लोट्रॉन की बात कर रहा है। फिर क्या कर रहा है इसके अंदर, द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस बाय द कैथोड इज एस्केलेटेड बाय द नेगेटिव पल्स ऑफ वोल्टेज इन द फर्स्ट कैविटी कॉल एज बंचर कैविटी। देखो इसके अंदर अपनी जो फर्स्ट कैविटी होती है इसको अपन क्या कहते हैं, बंचर कैविटी कहते हैं। इसके अंदर अपना क्या होता है, विच इज एनर्जी बाय द लो पावर माइक्रोवेव्स, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही लो लेवल के माइक्रोवेव्स क्या जाती है, अंदर जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव पल्स जनरेट होता है, ठीक है, तो नेगेटिव पल्स ऑफ वोल्टेज इसके अंदर होता है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एम्पलीफिकेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर एम्पलीफिकेशन होगा। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अल्टर बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू अ वेरिंग डिग्री बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन की वजह से अपन के अंदर ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उनकी क्या होती है, स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, स्पीड अप कर लेते हैं, बाकी कुछ स्लो डाउन हो जाता है और कुछ क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है। ऐसा नहीं है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन में सभी की स्पीड बढ़ती है, कुछ की ज़्यादा हो जाती है, कुछ की कम हो जाती है, कुछ पे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। दिस रिजल्ट इन बंचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एज द हाई वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड बीइंग पासिंग थ्रू द फ्री स्पेस इन अ ड्रिफ्ट ट्यूब। इसकी वजह से क्या होगा, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इसके बाद कहाँ जाएंगे, ये बंचर ट्यूब के अंदर, ये जो ड्रिफ्ट ट्यूब है इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। ड्रिफ्ट ट्यूब एज द इलेक्ट्रॉन बंचर अराइव इन अ कैचर्स कैविटी। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने आप में एक बंचेस का फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, ऐसे मतलब अपने एक थोड़ी थोड़ी जगह जहाँ पे आकर ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और फिर अपना सेकंड में आता है कैचर कैविटी। ये कैचर कैविटी क्या करती है, ये क्या करती है, जब एट द एंड ऑफ कैविटी एंड थ्रू बाय जनरेटर रिटार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद अपने जो चार्ज होता है वो रिड्यूस कर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड रिटार्ड हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स में क्या सफ़र होता है, डीएस्केलेरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, डीएस्केलेरेशन होता है बाय द प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो डीएस्केलेरेशन होता है तो यहाँ की जो एनर्जी लॉस होता है, जो अपना ई लॉस होता है, ठीक है, जो अपना काइनेटिक एनर्जी का जो अपना लॉस होता है, वो किस फॉर्म में आ जाता है, माइक्रोवेव्स की फॉर्म में। और वो जो माइक्रोवेव बनती है वो होती है हाई पावर माइक्रोवेव्स फॉर्म होती है बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं द लिनाक एक्सरे बीम। तो ब्रह्मस्त्र लंग एक्सरेज आर प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट ऑन अ टारगेट ऑफ द हाई एनर्जी मटेरियल सच एज टंगस्टन। तो ब्रह्मस्त्र लंग पर एक्सरेज का प्रोड्यूस होती है कि जब अपना हाई एटॉमिक वाला टारगेट, जैसे अपन टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करता है तब वो क्या होता है, न्यूक्लियस से हिट करता है, तब क्या होता है, ब्रह्मस्त्र लंग एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। तो वो टारगेट क्या होता है, वाटर कूल्ड होता है और या फिर थिक इनफ होता है ताकि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स को रोक सके, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रह्मस्त्र लंग टाइप इंटरेक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे एनर्जीज। ठीक है, उसमें क्या होगा, लो टू हाई सब एनर्जीज की एक्सरेज प्रोड्यूस होगी विद अ मैक्सिमम एनर्जी इक्वल टू द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो एवरेज फोटोन एनर्जी क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1/3 होता है मैक्सिमम एनर्जी का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम की। इलेक्ट्रॉन बीम क्या बोल रहा है, एज प्रीवियसली मेंशन इट एग्जिट आउट ऑफ द विंडो एज अ एस्केलेटर ट्यूब, है ना। तो ये क्या कर रहा है, अपना एस्केलेटर ट्यूब से बाहर आ जाता है। इट इज़ फॉर्म अ नैरो पेंसिल बीम ऑफ अबाउट 3 mm इन डायमीटर। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक नैरो पेंसिल बीम बनती है जो कि 3 mm इन डायमीटर की होती है। इन द इलेक्ट्रॉन मोड ऑफ लिनिक ऑपरेशन इंस्टीड ऑफ स्ट्राइकिंग द टारगेट। मतलब ये क्या है, अब यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये मान लो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन गन यहाँ से आ रही है ना। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर बेंडिंग मैग्नेट लगा दे और फिर यहाँ से अपन टारगेट लगा दे। तो टारगेट पे लगने पे क्या होगा, एक्सरेज प्रोडक्शन होगा। लेकिन अपन ने क्या करा, सीधा इलेक्ट्रॉन बीम का अपन इस्तेमाल कर ले, तो यहाँ पर क्या करेगा, कोई एक्सरे प्रोडक्शन होगा ही नहीं और सीधा अपन इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 मोड्स होते हैं, एक एक्सरे मोड और एक इलेक्ट्रॉन बीम मोड। तो इलेक्ट्रॉन बीम मोड की बात कर रहा है। इन द इलेक्ट्रॉन मोड ऑफ लिनियक ऑपरेशन, जब अपन लिनियक के अंदर इलेक्ट्रॉन मोड का इस्तेमाल करते हैं तो बीम क्या होता है, इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकिंग द टारगेट, ये क्या करती है, स्ट्राइक करती है इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग फॉइल को। ठीक है, और ये क्या कर देती है, स्प्रेड कर देती है बीम को एज द वेल एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन फ्लुएंस अक्रॉस द ट्रीटमेंट फील्ड। ये क्या करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकलती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रीटमेंट फील्ड के ऊपर गिर जाती है। तो स्कैटरिंग फॉइल के अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द हाई जेड मेटेलिक फॉइल। कौन कौन सा था, लीड, टेंटेलम। ठीक है, तो स्कैटरिंग फॉइल के अंदर हाई जेड मेटेलिक फॉइल होता है, इसको बोलते हैं लीड या टेंटेलम। द थिकनेस ऑफ द फॉइल इज सच एज मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर स्कैटर्ड इंस्टेड ऑफ सफर्ड ब्रह्मस्त्र लंग। तो ये क्या होता है, फिल्म की मोटाई इतनी होती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो। तो अपन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की स्कैटर बीम चाहिए, अपन को ब्रह्मस्त्र लंग एक्सरे नहीं चाहिए। तो अपन को इसी तरीके से अपन क्या करते हैं, फॉइल की थिकनेस रखते हैं। हाउएवर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी स्टिल कन्वर्ट इनटू ब्रह्मस्त्र लंग। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ पार्ट भी क्या होता है, ब्रह्मस्त्र लंग में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या कैसे अपीयर्स होता है, एक्सरे कंटेमिनेशन की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर एक्सरे कंटेमिनेशन इससे बन जाता है। मोस्ट सिस्टम ऑल्सो एम्प्लॉय अ सेकेंडरी लो जेड फॉइल ऑफ वेरिएबल थिकनेस टू फ्लैटन द इलेक्ट्रॉन बीम। इसमें अपन क्या इस सिस्टम में क्या होता है, लो एटॉमिक नंबर फॉइल भी जो कि वेरिएबल थिकनेस होती है उसका अपन इस्तेमाल कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर। तो लो एटॉमिक नंबर को अपन चूज़ क्यों करते हैं, ताकि वो जो ब्रह्मस्त्र लंग है वो प्रोडक्शन ना करे बीम के अंदर। ठीक है, तो कुछ लिनक्स में अपन क्या करते हैं, ब्रॉडनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अकम्प्लिश बाय द इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेंसिल ओवर द लार्ज। ये देखो अपने इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, अपना एक्सरे टारगेट, प्राइमरी कॉलिमेटर, फ्लैटनिंग फिल्टर, स्कैटरिंग फॉइल, ये अपनी स्कैटरिंग फॉइल का गया, ये अपना बोलस, आयन चैम्बर, सेकेंडरी कॉलिमिनेटर और ये अपना बेसिकली कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये अपना थेरेपी मोड का है और इसमें क्या है, ये अपना एक्सरे टारगेट अगर अपन इसमें लगा देते हैं तो ये अपना ये तो एक्सरे मोड है, इसमें अपना टारगेट लगा हुआ है। और इसमें क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन थेरेपी मोड है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, टारगेट हट जाता है और इसमें सादा इलेक्ट्रॉन ही स्कैटर होता हुआ आ जाता है। ठीक है, तो इसमें अपन स्कैटरिंग फॉइल का इस्तेमाल करते हैं, इसमें स्कैटरिंग फॉइल को अपन हटा देते हैं।
ठीक है, यही चीज़ आपको दिख रही है, इसमें स्कैटरिंग फॉइल लगा देता है। स्कैटरिंग फॉइल से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना स्कैटर्ड हो जाता है और फिर वो पेशेंट के ऊपर लगा देता है। इसमें क्या होता है, पहले टारगेट सेट करता है तो हाई एनर्जी ब्राइम स्टेलंग लगा देता है। स्कैटरिंग फॉइल हटा दी, आयन चैम्बर लगा दिया तो उसने डिटेक्शन करा और उसकी वजह से क्या करा अपने सेकेंडरी कॉलिमिनेटर से जो अपने साइड के जो पेन नंबर वाले लो एनर्जी वाले थे उनको अपने रिमूव कर दिया और फिर पेशेंट के ऊपर हाई एनर्जी एक्सरे पेश कर दी। तो इसमें क्या होता है, दो ही मोड में काम करता है। ठीक है, ट्रीटमेंट हेड है। तो ट्रीटमेंट हेड क्या होता है, हाई डेंसिटी शील्डिंग मटेरियल होता है जिसके अंदर क्या होता है, लीड टंगस्टन या लीड टंगस्टन अलॉय होता है। इसके अंदर अपना एक्सरे टारगेट होता है, स्कैटरिंग फॉइल होती है, फ्लैटनिंग फिल्टर होता है, आयन चैम्बर मूवेबल कॉलिमिनेटर होता है और हाई लोकलाइजर सिस्टम होता है। एक्सरे टारगेट जिसके ऊपर एक्सरे टारगेटेड करा है, स्कैटरिंग फॉइल स्कैटरिंग करने के लिए, फ्लैटनिंग फिल्टर क्या करता है, मान लो यहाँ पर क्या होगा, एक्सरे की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर ये क्या करते हैं, फ्लैटनिंग फिल्टर क्या करते हैं, यहाँ पे कम होती है और यहाँ पे ज़्यादा होती है ना, तो उस फ्लैटनिंग फिल्टर इसको लगा देता है और ये क्या कर देता है, यूनिफॉर्म डोज को अपन चली जाती है। द हेड प्रोवाइड शील्डिंग अगेंस्ट द लीकेज रेडिएशन अकॉर्डिंग विद द रेडिएशन प्रोटेक्शन गाइडलाइंस। तो क्या करता है, जो लीकेज होता है रेडिएशन जो उसको इसको रोकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टारगेट और फ्लैटनिंग फिल्टर की। तो टारगेट और फ्लैटनिंग फिल्टर क्या कहलाता है, वी हैव डिस्कस्ड द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस energies incident on a target. Since linear escalator produce electrons in mega voltage range, the X-ray intensity is peaked in a forward direction. तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, मेगा वोल्टेज की रेंज के होते हैं। तो एक्सरे इंटेंसिटी कैसे पीक होती है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन। टू मेक द बीम इंटेंसिटी यूनिफॉर्म अ फील्ड अ फ्लैटनिंग फिल्टर इज इंसर्टेड इन अ बीम। तो अपन को क्या है, अगर अपन को चाहिए कि भाई जो यूनिफॉर्म बीम डेंसिटी हो अक्रॉस अ फील्ड, तो अपन को क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, फ्लैटनिंग फिल्टर का इस्तेमाल करना होता है। ये फिल्टर किसका बना होता है, लेड का। ठीक है, अब फिल्टर बना होता है लेड का, तो इसमें अपन टंगस्टन, यूरेनियम, स्टील और एल्यूमिनियम भी लेते हैं। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन भी सजेस्ट करा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीम कॉलिमिनेशन एंड मॉनिटरिंग। तो सबसे पहले क्या होता है, बीम कॉलिमिनेट करा जाता है पहले फिक्स प्राइमरी कॉलिमिनेटर। इन केस ऑफ एक्सरे द कॉलिमिनेटेड बीम इज पास थ्रू द फ्लैटनिंग फिल्टर। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, फ्लैटनिंग फिल्टर को पास आउट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन मोड में ये फिल्टर हट जाता है। मैंने आपको ये बताया था, ये देखो इसके अंदर फ्लैटनिंग फिल्टर लगा हुआ है और उसमें क्या हो गया, फ्लैटनिंग फिल्टर रिमूव हो गया। ठीक है, द फ्लैटेंड एक्सरे बीम इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट ऑन अ डोज मॉनिटरिंग चैम्बर। इसमें क्या होता है, जो एक्सरे बीम इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले अपन इसको डोज मॉनिटरिंग चैम्बर्स में भी डालते हैं। ठीक है, ये अपने जो डोज मॉनिटरिंग चैम्बर्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे आयन चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, और इन सिंगल चैम्बर्स में क्या होती है, मल्टीपल प्लेट्स होती है। इन चैम्बर्स को ट्रांसमिशन टाइप होता है। ठीक है, इसमें जो फ्लैट प्लेट चैम्बर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांसमिशन टाइप होते हैं। ये क्या करते हैं, एंटायर बीम को कवर कर लेता है। सिलेंड्रिकल थिम्बल चैम्बर्स होते हैं जो कि आज के टाइम पे यूज़ करा जाता है, लेकिन अपने जो सिलेबस है उसके अंदर अपना फ्लैट वेव पैरेलल चैम्बर या अपने आयन चैम्बर्स का दे रखा है। द फंक्शन ऑफ द आयन चैम्बर इज टू मॉनिटर डोज रेट, इंटीग्रेटेड डोज एंड द फील्ड सिमेट्री। इसका काम क्या होता है, डोज रेट बताने का, इंटीग्रेटेड डोज और फील्ड की क्या सिमेट्री बताने का। इन चैम्बर्स में क्या होता है, हाई इंटेंसिटी रेडिएशन फील्ड होता है। इसके इन चैम्बर्स में जो रेडिएशन फील्ड होता है वो ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का होता है और बीम क्या हो जाती है, पल्स हो जाती है। मेक श्योर द आयन कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ द चैम्बर रिमेन अनचेंज। इसके इंपॉर्टेंट होता है कि जो आयन की कलेक्शन एफिशिएंसी है वो क्या होता है, अनचेंज हो और चेंज इन अ डोज रेट। बायस वोल्टेज के अपन इस्तेमाल करते हैं 3000 से 1000 वोल्ट का, जो कि अपने चैम्बर इलेक्ट्रोड्स के अंदर लगता है डिपेंडिंग ऑन द चैम्बर डिज़ाइन। Contrary to the beam calibration chambers, the monitor chambers in are usually sealed। तो monitor chambers क्या होते हैं, सील्ड होते हैं। तो इनका जो होता है अपना इन्फ्लुएंस टेम्परेचर और प्रेशर और बाहर की एयर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इन सम लिनेक्स सच एक लीटा वाले जो लिनेक्स होते हैं उनमें जो होता है मॉनिटर चैम्बर सील्स नहीं होते और इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रेशर और टेम्परेचर कंपेंसेशन सिस्टम होता है। ठीक है, या तो मान लो अपन सील्ड कर दे या फिर मान लो अपन टेम्परेचर प्रेशर और कंपेंसेशन सिस्टम लगा दे। ठीक है, तो मतलब अपन को यही बचा के रखना होता है। इन द आइदर के द चैम्बर इज पीरियडिकली चेक टू एंश्योर द रेस्पॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरमेंटल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसमें तो कुछ खास नहीं था। आफ्टर पासिंग थ्रू आयन चैम्बर्स, तो बीम कहा जाती है फर्दर कॉलिमिनेटेड बाय द कंटिन्यूसली मूवेबल एक्सरे कॉलिमिनेटर। इसके बाद कहा जाती है बीम कॉलिमिनेटेड हो जाती है और ये किस में जाती है, मूवेबल एक्सरे कॉलिमिनेटर में जाती है।
बीम के अंदर क्या होती है, 2 पेयर ऑफ लीड और टंगस्टन ब्लॉक्स होते हैं जो कि 0 मैक्सिमम फील्ड साइज से 14 to 40 मैक्सिमम फाइज और लिटिल लेस तक अपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इफ इट इज़ अ स्टैंडर्ड डिस्टेंस, SSD कितना होता है इसका, 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सरे सोर्स, फोकल स्पॉट ऑन द टारगेट। ठीक है, जो एक्सरे जो फोकल स्पॉट होता है ना, वहाँ से 100 सेंटीमीटर तक का स्टैंडर्ड डिस्टेंस अपन ले सकते हैं। द कॉलीमीटर ब्लॉक्स आर कंस्ट्रेशन टू मूव सो द ब्लॉक एज इज ऑलवेज अलॉन्ग द रेडियल लाइन पासिंग थ्रू द एक्सरे पोजिशन। तो इसमें कॉलीमीटर बॉक्स को भी क्या करते हैं अपन, मूव करते हैं, तो इसकी वजह से ब्लॉक एज क्या होता है, रेडियल एक्सरे की पोजीशन में जो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मॉडर्न एस्केलेटर्स को अपन किसने इक्विप कर दिया, अपन ने मल्टी लीफ कॉलिमिनेटर से अपन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मल्टी लीफ कॉलिमिनेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉलिमिनेटर्स क्या होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। मल्टी लीफ कॉलिमिनेटर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मल्टी लीफ कॉलिमिनेटर्स में अपने बहुत ऐसे पतले पतले ऐसे जॉज होता है। ठीक है, ऐसे मतलब बहुत पतले पतले जॉज होता है। तो ये इस्तेमाल क्या करते हैं, ये देखो ये ऐसे ऐसे, ठीक है, और अपने ऐसे मतलब इस टाइप से डिज़ाइन करे हुए होते हैं, है ना, और यही अपने नीचे ऐसे प्रेजेंट होता है। इस टाइप से मल्टीपल जॉज होते हैं। क्या करते हैं, ये अगर मान लो इनके अंदर बीम पड़ती है तो ये इसी पोर्शन से आने देते हैं, और बाकी वालों में क्या करते हैं, ये आने को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और बाकी जो हिस्सा है उस पर ये आना नहीं करते। ठीक है, फॉर इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, IMRT, जो IMRT वाली थेरेपी होती है, ठीक है, इसके अंदर अपन मल्टी लीफ कॉलिमिनेटर यूज़ करते हैं। और कैसे काम करते हैं ये अपन बाकी के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिर इसमें फील्ड साइज डिफाइन होता है बाय द लाइट लोकलाइजिंग सिस्टम इन अ ट्रीटमेंट हेड। ट्रीटमेंट हेड में क्या होता है, लाइट लोकलाइजिंग सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, मिरर का कॉम्बिनेशन होता है और एक लाइट सोर्स होता है, जो कि मान लो लाइट इसके ऊपर पड़ जाए, उससे अपन को पता लग जाता है कि अपना फील्ड साइज क्या है बिटवीन द चैम्बर्स एंड द जॉस प्रोजेक्ट इन द लाइट बीम। तो इसके क्या होता है, एमिटेड फ्रॉम द एक्सरे फोकल स्पॉट। तो लाइट क्या होता है, इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू द रेडिएशन फील्ड। लाइट क्या सी होती है, रेडिएशन फील्ड के कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, ये अपना इंपॉर्टेंट होता है ताकि अपन जो फील्ड अलाइनमेंट है इसको अपन देख सके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो एक्सरे कॉलिमेटिंग सिस्टम होता है इन मेडिकल लिनक्स से सिमिलर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन कॉलिमेटिंग सिस्टम होता है वो वेरी करता है वाइडली सिंस इलेक्ट्रॉन स्कैटर रेडली इन द एयर। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो अगर एयर के कांटेक्ट में है तो वो स्कैटर करना स्टार्ट कर देता है। तो बीम को कॉलिमिनेशन में क्या करता है, बहुत ही पेशेंट के स्किन की सरफेस के बहुत क्लोज रखना पड़ता है। ठीक है, इसकी वजह से जो स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कॉलिमेटिंग सोर्स इंक्लूडिंग द मूवेबल जॉस, इसमें क्या करते हैं, जॉस को मूवेबल भी रखते हैं। डोज की रेट कभी भी चेंज कर सकता है बाय द फैक्टर ऑफ 2 और 3 एज द कॉलिमेटिंग जॉस आर ओपन टू द मैक्सिमम फील्ड लिमिट्स। ठीक है, the electrons are collimated by the same jaws for the X-ray will be accumulated stringing requirement और accumulate so the output critically depends। अच्छा ठीक है, तो इसमें जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है, कॉलिमिनेटर का जो सरफेस एरिया उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। ज़्यादा खुलेगा तो ज़्यादा एक्सरे बीम आएगी, कम खुलेगा तो कम आ जाएगी। तो एक्सरे के डिपेंड, कॉलिमिनेटर का डिपेंड करता है, ये एरिया बनाता है ना, सरफेस एरिया फॉर्म करता है जिसमें एक्सरे आ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सरे कॉलिमेटर को अपन को वाइड ओपन रखना पड़ता है और अटैच टू द ऑक्सिलरी कॉलिमेटर इन द फॉर्म ऑफ ट्रिमर्स। इसमें अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रिमर्स का इस्तेमाल करता है। इसे इन अदर सिस्टम ऑक्सिलरी कंसिस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड स्ट्रेच ऑफ द कोन ऑफ वेरियस साइज। Most of the linear escalator currently produced, so they are constructed in a source of rotation can rotate about it horizontally axis। तो gantry क्या करता है, ये क्या करता है, सोर्स ऑफ रेडिएशन को जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें रोटेट करने में मदद करता है। एज द gantry रोटेट द कॉलिमेटर एक्सिस सपोज टू बी कोइंसिडेंट विद द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बीम। अभी क्या करता है, जब भी gantry रोटेट करती है तो इसकी वजह से जो कॉलिमेटर की एक्सिस है वो क्या हो जाती है, सपोज कोइंसिडेंट विद द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बीम।
ठीक है, जो सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बीम है जो कि वर्टिकल प्लेन में जा रही है, और गैंट्री की हॉरिजॉन्टल बीम आपस में क्या होती है, कोइंसिडेंट हो जाती है। तो क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉलीमीटर एक्सिस, जहाँ पे कॉलीमीटर एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ गैंट्री, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसको बोलते हैं आइसोसेंटर। ठीक है, तो आइसोसेंटर क्या होता है, जब कॉलीमीटर एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ गैंट्री ये दोनों आपस में जाकर मिक्स होती है, उस चीज़ को आइसोसेंटर कहा जाता है। मॉडर्न एस्केलेटर्स ऑल्सो इक्विप्ड विद द गैंट्री माउंटेड इमेजिंग सिस्टम फॉर इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। अब क्या होता है मॉडर्न एस्केलेटर्स में, ये गैंट्री माउंटेड इमेजिंग सिस्टम होता है, जो कि अपनी इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी में अपन बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीटाट्रॉन की। तो बीटाट्रॉन क्या होता है, बीटाट्रॉन इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट द इलेक्ट्रॉन इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस एक्सप्लोरेशन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो इसका क्या प्रिंसिपल है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज होगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसके अंदर क्या करेगा, एक्सेलरेशन होगा, और वो कैसे रोटेशन होगा, उसका सर्कुलर ऑर्बिट में होगा। ठीक है, फिगर 4.11, ठीक है, ये फिगर 4.11 इसमें अपना सिस्टमेटिक डायग्राम यही दिखा रखा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गोल गोल ऑर्बिट में घूम रहा है। शो अ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ मशीन, द एस्केलेटिंग ट्यूब इज शेप लाइक अ हॉलो डोनट। इसके अंदर क्या होता है, एक हॉलो डोनट जैसी शेप का ये अपना क्या होता है, शेल होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्लेस बिटवीन द पोल्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मैग्नेट। ये क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट मैग्नेट के बीच अंदर होता है। द पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंट्रोड्यूस इनटू द इवैक्यूएट डोनट बाय द इंजेक्टर। तो इसमें क्या है, अपन ने एक पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल देता है ना, बाय द इंजेक्टर, और एट अ इंस्टेंट दैट अल्टरनेटिंग करंट साइकिल बिगिंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एसी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। एज द मैग्नेटिक फील्ड राइजेस द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस एस्केलेशन कंटिन्यूसली स्पिन विद एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पिन करता रहता है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी अराउंड द ट्यूब बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब फर्स्ट क्वार्टर साइकिल मैग्नेटिक फील्ड का जब हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होता है, सेवरल थाउजेंड रेवोल्यूशन, बहुत सारे सेवरल थाउजेंड रेवोल्यूशन आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी को अचीव कर लेता है। At this instant or earlier, depending on the desire, the electron is made spiral out of the orbit by the additional attractive force। ठीक है, तो उससे पहले भी क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है कि स्पिरल आउट कर देते हैं ना, बाय द एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स। तो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, ये क्या करते हैं, ये टारगेट से स्ट्राइक करते हैं, और इसकी वजह से क्या बनती है, एक्सरे प्रोड्यूस बनती है, और स्कैटर फॉइल टू प्रोड्यूस अ ब्रॉड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर अपन स्कैटर फॉइल पे इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम बनेगी, और अपन टारगेट पे हिट करते तो अपना इसका एक्सरेस प्रोड्यूस होगा। बीटाट्रॉन वाज फर्स्ट यूज इन रेडियोथेरेपी इन अर्ली 1950। सबसे पहले क्या होता था, इन अर्ली 1950 अपन बीटाट्रॉन का इस्तेमाल करते थे। दे प्रीसीड द इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर एस्केलेटर बाय द फ्यूटरिस्ट, और उसके बाद क्या हुआ, लीनियर एस्केलेटर का अपन इस्तेमाल करने लगे। ऑल थ्रू द बीटाट्रॉन कैन प्रोवाइड द एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉन थेरेपी बीम ओवर अ वाइड रेंज ऑफ थेरेपीज। बीटाट्रॉन क्या करता है, 6 से 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की वाइड रेंज ऑफ एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर देता है। दे आर इनहेरेंटली लो बीम करंट डिवाइस। इसमें क्या होता है, लो इलेक्ट्रॉन बीम करंट डिवाइसेस होता है। एक्सरे डोज रेट एंड फील्ड साइज कैपेबिलिटी ऑफ मेडिकल बीटाट्रॉन आर लो कंपेयर विद मेडिकल लिनक्स। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, एक्सरे जो डोज रेट होती है और फील्ड साइज कैपेबिलिटी होती है वो लो होती है एज कम्पेयर टू मेडिकल लिनक्स एंड मॉडल कोबाल्ट यूनिट। ठीक है, ये इससे लो होती है। हाउएवर इन इलेक्ट्रॉन थेरेपी मोड द बीम करंट इज एडिकेट टू प्रोवाइड द हाई डोज रेट। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन थेरेपी मोड में तो अपना जो बीम का करंट है इसको एडिकेट कर देते हैं, और वो प्रोवाइड कराते हैं हाई डोज रेट को। द रीज़न फॉर डिफरेंस इन बिटवीन एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉन डोज रेट इज दैट द एक्सरे प्रोडक्शन बाय ब्रेमस्टर लंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है भाई, ब्रेमस्टर लंग में एक्सरे प्रोडक्शन में मतलब दोनों में इतना चेंज क्यों है, क्योंकि एक्सरे प्रोडक्शन में आप देखो, एक्सरे प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, जो एक्सरे प्रोडक्शन हो रही है वो किसकी हो रही है, ब्रेमस्टर लंग प्रोडक्शन, और ब्रेमस्टर लंग होने के चांसेस ही बहुत कम होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम चाहिए होती है। ठीक है, तो उसका करंट जो होता है वो कम से कम 1000 टाइम्स बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू द अपन लो इलेक्ट्रॉन बीम ले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थेरेपी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वही काम में आ पाते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, अपन को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ब्रेमस्टर लंग मतलब न्यूक्लियस से टकराने की प्रोबेबिलिटी
बहुत कम होती है। अगर वो कम होगी तो उसकी वजह से अपन को क्या चाहिए, लार्ज करंट जनरेट करना पड़ेगा। अगर अपन लार्ज करंट जनरेट करें तभी अपने पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ पाएगा। तो कितना ज़्यादा हो जाता है, अप्रॉक्स 1000 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मीडियम लिनियक विथ हाई डोज रेट, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मीडियम एनर्जी लिनियक्स, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हाई एक्स रे रेट, लार्ज फील्ड साइज प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन थेरेपी चली जाती है अप टू 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और लिनक्स को क्या होता है, पॉपुलैरिटी मिल गई थी बीटाट्रॉन के अनुसार। लेकिन कुछ रेडियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, स्मॉल फीस साइड और डोज रे कैपेबिलिटी में बीटाट्रॉन को एज अ सीरियस डिसएडवांटेज लेते हैं। तो ये जनरल यूज़ फॉर द डिवाइस, ठीक है। बस मतलब यही है ना। मतलब बीटाट्रॉन का पहले इस्तेमाल करा जाता था, लेकिन आज के टाइम पे ये डिसकंटिन्यूड है और इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेज है, तो अपन इसका इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माइक्रोट्रॉन की। तो माइक्रोट्रॉन क्या होता है, माइक्रोट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनिक एस्केलेटर होता है जो कि लीनियर एस्केलेटर और साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल पे दोनों को मिक्स करके बना होता है। इन सेक्शन 4.6, ठीक है। तो ये अपना माइक्रोट्रॉन बना हुआ है। माइक्रोट्रॉन में क्या होता है, इन अ माइक्रोट्रॉन द इलेक्ट्रॉन इज एस्केलेटेड बाय द ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर ये ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसके अंदर क्या करता है, रोटेट एस्केलेट करता है ओवर वन ऑफ द मोर माइक्रोवेव कैविटीज़। इसके अंदर क्या होती है, एक से ज़्यादा माइक्रोवेव कैविटीज़ प्रेजेंट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या कोशिश करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूमता रहे, ठीक है। एंड रिटर्न्स टू द कैविटी, और कैविटी में चले गए। एज द इलेक्ट्रॉन रिसीव हायर एंड हायर एनर्जी एंड रिपीटेड पासिस थ्रू द कैविटी, दे डिस्क्राइब ऑर्बिट ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को जब हायर से हायर एनर्जी मिलती है और वो क्या करता है, कैविटी से पास करते हैं, तो ये क्या करता है, दे डिस्क्राइब ऑर्बिट ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इनका क्या होता है, रेडियस बढ़ता रहता है। द कैविटी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड आर सो एडजस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन अराइव ईच टाइम इन अ करेक्ट फेस ऑफ द कैविटी। जो अपना कैविटी का वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड को अपन इस टाइप से एडजस्ट करके रखता है कि हर टाइम जब भी इलेक्ट्रॉन करेक्ट फेस में आए, मतलब अगर हर बार आए तो वो कैविटी के करेक्ट फेस में चली जाए। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रैवल करता है कांस्टेंट वेलोसिटी पर, जो कि ऑलमोस्ट होती है स्पीड ऑफ लाइट पे, और ये कंडीशन मेंटेन हो जाती है इफ द पाथ लेंथ ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीज। ये पाथ लेंथ अगर अपन ऑर्बिट का बार बार इंक्रीज करते रहते हैं विथ 1 माइक्रोवेव पर लेंथ पर रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन पर अपन 1 माइक्रोवेव की वेवलेंथ देते हैं, तो इसकी वजह से तो इंक्रीजिंग पाथ वाला ऑर्बिट कवर हो जाता है। तो माइक्रोवेव पावर इज आइदर अ क्लाइस्ट्रॉन और अ मैग्नेट्रॉन। तो जो माइक्रोवेव का पावर सोर्स है वो क्या लेता है, या तो अपन क्लाइस्ट्रॉन ले लेता है और या फिर मैग्नेट्रॉन ले लेता है, या इनके बारे में अपन ने पहले ही डिस्कस कर रखा है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए ऑर्बिट एक्स एक्सप्लिश बाय द डिफ्लेक्टेड ट्यूब ऑफ स्टील, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, उस ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, तो वो क्या करेगा, एक छोटी सी डिफ्लेक्शन ट्यूब होती है स्टील की, जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को स्क्रीन करता है। जब बीम में एनर्जी इसमें सिलेक्ट करी जाती है तो डिफ्लेक्शन ट्यूब होती है वो ऑटोमेटिकली मूव कर देती है अप्रोप्रिएट ऑर्बिट टू एक्सट्रैक्ट द बीम। तो ये डिफ्लेक्शन ट्यूब क्या करती है, उस ऑर्बिट से, देखो ये डिफ्लेक्शन ट्यूब है ना, ये डिफ्लेक्शन ट्यूब करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स के जो डायरेक्शन है उसको डिफ्लेक्ट कर देगी और उसको बीम के की तरफ ले जाएगी और वो बीम को एक्सट्रैक्ट कर देगी। द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ माइक्रोट्रॉन ओवर अ लीनियर एस्केलेटर्स कंपेरेबल एनर्जी एट इट्स, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है माइक्रोट्रॉन का, कि सिंप्लिसिटी है, इसमें इजी एनर्जी सिलेक्शन हो जाता है। अपन इसमें छोटी बीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। छोटी बीम एनर्जी है तो वो क्या करते हैं, स्मॉलर साइज के ऊपर ही एक्ट करती है, बिकॉज ऑफ द लो एनर्जी स्प्रेडेड एंड द एस्केलेटेड इलेक्ट्रॉन स्मॉल बीम एमिटेंस, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, लो एनर्जी स्प्रेड ऑफ एस्केलेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एस्केलेटेड इलेक्ट्रॉन होता है में लो एनर्जी स्प्रेड होता है एंड लो स्मॉल बीम एमिनेंट्स। तो क्या होता है, बीम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज, ये मतलब बीम ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड होता है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है। ऑल थ्रू द मेथड ऑफ एस्केलेटिंग इलेक्ट्रॉन वाज पर्पसली, ठीक है। तो अपन ने क्या करा कि ये जो मेथड होता है माइक्रोट्रॉन का, ये 1944 में वेल्क्सर ने फर्स्ट माइक्रोट्रॉन फॉर रेडियोथेरेपी का बताया था, है ना, जो कि 10 मेगावाट यूनिट का था इन 1972। लेटर क्या करा, 22 मेगा वोल्ट माइक्रोट्रॉन को डेवलप करा गया, है ना, और ये वाला मॉडल अपना इस्तेमाल करा गया। 2 एक्सरे बीम इसमें एनर्जी जनरेट होती थी पर्टिकुलर मॉडल में, जो कि 6 से 10 या 21 मेगा वोल्ट की होती थी, और 10 इलेक्ट्रॉन बीम इसके अंदर जनरेट होती थी।
जो सर्कुलर माइक्रोट्रॉन जो अपने डिस्क्राइब करा गया उसको अपन इसी में डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। आपको डायग्राम पता होना चाहिए इसके अंदर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गन है यहाँ से, और ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिटल्स पे घूम रहे हैं, यहाँ पे सर्कुलर बंचेस बन रहे हैं, यहाँ पे बीम एक्सट्रैक्टेड हो रही है, फिर अपन इसको टारगेट पे हिट करके वेरिएबल एक्सरे या इलेक्ट्रॉन बीम अपन इसमें बना रहे हैं। लार्ज डायमीटर मैग्नेटिक फील्ड, लार्ज कंबल ऑफ स्पेस विद लिमिटेड एनर्जी गेन पर ऑर्बिट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज डायमीटर का मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसकी वजह से क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ स्पेस ऑर्बिट्स बनेगी विद अ लिमिटेड एनर्जी गेन पर ऑर्बिट। इसमें क्या होगा, लिमिटेड एनर्जी गेन होगी पर ऑर्बिट पर। इस कांस्टेंट को रिमूव करते अपन रेस ट्रैक माइक्रोट्रॉन पे, विच जो कि यूज़ करता है स्टैंडिंग वेव लीनियर स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ सिंगल कैविटी टू एस्केलेट द इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, सिंगल कैविटी की वजह से स्टैंडिंग वेव लीनियर के स्ट्रक्चर्स होता है जो कि एस्केलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन का आपने पहले भी 11th-12th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसको बोलते हैं चार्ज पार्टिकल एस्केलेटर। ये क्या करता है, जो चार्ज पार्टिकल होता है उनकी स्पीड में चेंज कर देता है, और ज़्यादातर ये न्यूक्लियर फिजिक्स की रिसर्च में काम में आता है। रेडिएशन थेरेपी में इन मशीन्स को अपन हाई एनर्जी फोटॉन्स या प्रोटॉन बीम थेरेपी में अपन इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मोस्ट रिसेंटली द साइक्लोट्रॉन हैज बी अडॉप्ट फॉर जनरेटिंग न्यूट्रॉन बीम। अब क्या करते हैं अपन, इसका इस्तेमाल न्यूट्रॉन बीम के जनरेशन में कर लेते हैं। इन लेटर केसेस द न्यूट्रॉन्स आर एस्केलेटेड टू हाई एनर्जी एंड मेड टू स्ट्राइक द सुटेबल टारगेट एंड प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रॉन्स होता है इनको अपन एस्केलेट करते हैं हाई एनर्जीज पे, और इस पर टारगेट पे स्ट्राइक कर देता है। तो न्यूट्रॉन्स की वजह से, न्यूट्रॉन जब टारगेट पे स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, न्यूट्रॉन्स करते हैं बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। यही ऐसी रिएक्शन तब अकर होती है जब अपन बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स को हाई एनर्जी जो कि 15 से 50 मेगा वोल्ट के होते हैं उसको अपन टारगेट पे करें जो कि लो एटॉमिक नंबर है, अच्छा बेरिलियम, ठीक है। तो जब हम ड्यूटेरियम के हाई एनर्जी पार्टिकल्स को बेरिलियम पे हिट करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, स्ट्रिपिंग कहते हैं, ठीक है। अनदर यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन इन मेडिसिन इज द पार्टिकल एस्केलेटेड प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन रेडियो न्यूक्लियोटाइड। ये तो अपना काम होता है न्यूट्रॉन प्रोडक्शन में। दूसरा अपना क्या होता है कि अपन को जो रेडियो न्यूक्लियोटाइड में जो अपन को हाई एटॉमिक जो रेडियो न्यूक्लियोटाइड चाहिए होता है वो उसका प्रोडक्शन अपन साइक्लोट्रॉन के मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन देखे भाई इस मशीन के अंदर क्या है, तो अपने पास शॉर्ट मेटेलिक सिलेंडर होता है जो कि 2 सेक्शन में डिफर होता है। देखो यही अपना है शॉर्ट मेटेलिक सिलेंडर, है ना। ये रहा अपना शॉर्ट मेटेलिक, ये 2 स्टील के सिलेंडर होते हैं जो कि आपस में कटे हुए होते हैं, ठीक है। इनको अपन कहते हैं डीज। ये जो डीज होते हैं ये अपने काम करते हैं। A systematic diagram illustrates the production of cyclotron operation is shown in figure, ठीक है। जो डी होता है हाईली इवैक्यूएटेड होता है और प्लेस करी जाता है बिटवीन द पोल्स ऑफ द डीसी मैग्नेट, ठीक है, जो कि अपने डीसी मैग्नेट से प्रोड्यूस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट प्रोडक्शन होता है। एसी अपन क्या करते हैं, एसी वोल्टेज अपन 2 डीज पे अप्लाई कर देते हैं। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको अपन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के नाम से बोलते हैं, तो यही चैम्बर के अंदर इंजेक्ट कर जाते हैं इन द सेंटर ऑफ 2 डीज। ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये जो प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं, इनको अपन सेंटर में लगा देता है इन द सेंटर ऑफ 2 डीज अंदर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, देखो जैसे मान लो अपन ने अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज लगा दिया, इन वोल्टेज के मान लो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हर बार जो इलेक्ट्रॉन है वो बार बार घूमेगा, और फिर क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा, इनके वोल्टेज चेंज कर देगा। तो हर बार करेक्शन इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, एक्सेलरेशन करेगा, इसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ते क्या होगा, उसका रेडियस बढ़ जाएगा। तो ऐसे करते करते इसके इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो स्पिरल पे आ जाता है, ठीक है। पार्टिकल ट्रेवल इन सर्कुलर ऑर्बिट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटेड पोटेंशियल इज एडजस्ट इन सच अ पार्टिकल पासेस फ्रॉम 1 डी टू अनदर, ठीक है। एसी के अपन ने इसी टाइप से एडजस्ट करा गया है, जब एक पार्टिकल एक डी से दूसरी डी की तरफ जाता है तो क्या करा गया, इट इज़ एस्केलेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ राइट पोलैरिटी। तो वो क्या करता है, राइट पोलैरिटी की वजह से क्या होता है, एस्केलेटेड हो जाता है। व्हेन ईच पासेस बिटवीन द डीज द पार्टिकल रिसीव इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी। तो जब भी डीज के पास से पास आउट होता है तो उसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो जाता है, और पार्टिकल्स के बाद सच अ न्यूट्रॉन अचीव क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी एज हाई एज 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। There is a limit to the energy that particle can attain by the above process, ठीक है। तो इसके लिमिटेड क्या है कि पार्टिकल क्या करता है ना,
अटेन कर लेता है स्पीड इन द अबव प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, इसकी वजह से रिलेटिविटी का क्या बोलता है, रिलेटिविटी का प्रिंसिपल क्या होता है कि जो एम इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, इज इक्वल्स टू एम नॉट, है ना, और अपना आता है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का अगर अपन मास, ये अपना रेस्ट मास होता है, अगर अपन इलेक्ट्रॉन को अगर मतलब स्पीड ऑफ लाइट के आसपास लाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, रिलेटिविस्टिक रेंज में चेंज हो जाता है और क्या होता है, पार्टिकल में मास गेन हो जाता है। ठीक है, तो वो इसकी वजह से पार्टिकल क्या कहता है, फ्रिक्वेंसी जो AC की फ्रिक्वेंसी थी उसकी वजह से आउट हो जाता है, और इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करता है जिसमें सिंक्रोट्रॉन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसमें अपन पोटेंशियल को स्टेप से एडजस्ट करते हैं ताकि वो इंक्रीजिंग मास को कंपेंसेट कर पाए। ठीक है, तो यही अपना पार्टिकल्स के बारे में था। मशीन यूजिंग रेडियो न्यूक्लियोटाइड, अब इसमें अपन बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी मशीन्स है जो अपने रेडियो न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल कर लेती है। एक बार ये देख लेते, चैप्टर तो थोड़ा सा लंबा ही है ये, कोई बात नहीं, इसको कर लेंगे, कोई ख़ास प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, आते हैं अपन। ठीक है, तो मशीन यूजिंग रेडियो न्यूक्लियोटाइड, तो रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स की बात करूँ तो सबसे पहले आता है अपना रेडियम 226, सीजियम 137 और कोबाल्ट 60। ये तीन आपको रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये याद रख लो। एक तो रेडियम 226 याद करना है, एक सीजियम 137 याद करना है, और एक कोबाल्ट 60 आपके बारे में याद करना चाहिए। ये क्या करते हैं, ये इट यूज एज अ सोर्स ऑफ गामा थेरेपी, गामा रेज फॉर टेलीथेरेपी। ठीक है, ये जो गामा रेज होता है ये रेडियो न्यूक्लियोटाइड से एमिट होता है और ये अंदर क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का काम करते हैं। इस सभी की वजह से जो कोबाल्ट 60 रेडियो न्यूक्लियोटाइड है इनको प्रूव करा गया इट इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। ठीक है, इट इज़ प्रूव टू बी द मोस्ट सुटेबल फॉर एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। कोबाल्ट 60 को क्यों रीज़ करा गया, क्योंकि इसके पास क्या होता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होता है, आपने पहले भी बताया था, इट इज़ द अमाउंट ऑफ क्यूरीज पर ग्राम। ठीक है, तो ये क्या होता है, जिसकी वजह से ग्रेटर रेडिएशन आउटपुट पर क्यूरी आता है। ठीक है, अगर ज़्यादा बढ़िया ज़्यादा स्पेसिफिक एक्टिविटी हो तो क्या होगा, ज़्यादा रेडिएशन आउटपुट होगा पर क्यूरी, एंड हायर एवरेज फोटोन एनर्जी, उनकी फोटोन एनर्जी भी क्या होती है, हायर होती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, ये कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड देखो अपन ने ये वाली टेबल्स में इसमें अपन कंपेयर कर लेंगे। रेडियम की हाफ लाइफ होती है अपनी 1642 ईयर्स, तो ये अपने लिए थोड़ा सा सही नहीं है। इसकी 30 और इसकी 5.26। खैर सीजियम इसमें बेटर है क्योंकि इसकी 30 ईयर्स है, और रेडियम तो और भी बढ़िया है, लेकिन इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी देखो, इसकी 200 पे जा रही है, इसकी स्पेसिफिक 0.98, तो ये कोई खासा रेडिएशन नहीं देती, तो इसकी वजह से ये अपने लिए ज़्यादा काम की नहीं है। ठीक है, और गामा एनर्जी भी देखो इसकी 1.17 1.6, तो ये भी अपने हाई एनर्जी गामा पार्टिकल्स बना देती है। तो ये जो दो चीज़ है, ये इसकी खास बात ही यही है ना, कि ये इसको अलग बनाती है। ठीक है, कहाँ थे, द कोबाल्ट 60 सोज डिकेज टू नायोबियम, है ना, 60 विद एमिशन ऑफ द बीटा पार्टिकल्स। तो ये क्या हो गया, कोबाल्ट 60 क्या होता है, नायोबियम 60 में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्या एमिट करता है, बीटा पार्टिकल्स को एमिट करता है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन होती है 0.32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 फोटोन पर डिसइंटीग्रेशन, और क्या करता है, 2 फोटोन निकालता है जो कि क्या होता है 1.17 और 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 फोटोन निकाला जाता है। द एक्स जो गामा रेज होती है उसको अपन इसमें अंदर क्या होती है, यूजफुल ट्रीटमेंट बीम में अपने काम करती है। तो बीटा पार्टिकल्स क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है ना कोबाल्ट मेटल स्टेनलेस स्टील कैप्सूल। तो बीटा पार्टिकल्स को अपन एब्जॉर्ब करते हैं कोबाल्ट मेटल में और स्टेनलेस स्टील कैप्सूल में, जो कि रिजल्ट करता है एमिशन ऑफ ब्रह्मस्त्रलंग एक्सरेज। इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रह्मस्त्रलंग एक्सरेज होता है उनका एमिशन होता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या निकलती है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज निकलती है। ये एक्सरेज की एवरेज एनर्जी क्या होती है 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और वो क्या करता है, डो नॉट कंट्रीब्यूट एप्रिशिएबली टू द डोज इन द पेशेंट।
ठीक है। तो ये जो एक्सरेज की एनर्जी होती है 0.1 वाली की, तो ये क्या करती है, पेशेंट की डोज में कंट्रीब्यूट नहीं करती, क्योंकि क्यों मटेरियल्स का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एचुनेशन होता है, क्योंकि सोर्स है कैप्सूल का। तो अदर कंटेमिनेशन क्या होता है ट्रीटमेंट बीम में, लो एनर्जी गामा रेस, ठीक है। लो एनर्जी गामा रेस कब प्रोड्यूस होती है, जब प्राइमरी गामा रेस क्या करती है, सोर्स के साथ ही इंटरेक्ट कर ले, तो क्या होती है, लो एनर्जी गामा रेस प्रोडक्शन होती है ना, द सराउंडिंग कैप्सूल के साथ, सोर्स की हाउसिंग के साथ, कॉलिमेटर सिस्टम के साथ, इन सबसे अगर गामा रे अगर टकराती है तो वो क्या करती है, सेकेंडरी गामा रेस प्रोडक्शन करती है, और जो कि अपना कंटेमिनेशन का काम करते हैं। तो अपन ने दो बात करी कंटेमिनेशन की, एक तो लो एनर्जी पावर एक्स रेस, और दूसरी क्या हो गई, गामा रेस वगैरह अपनी इस्तेमाल करती है। द स्कैटरिंग कंपोनेंट ऑफ बीम कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, ठीक है, अप्रॉक्स 10% ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ द बीम, ऑल दी सेकेंडरी इंटरेक्शन थस अप टू सम एक्सटेंट रिजल्ट इन हेट्रोजेनिसिटी ऑफ द बीम। इसकी वजह से क्या होगा, बीम के अंदर जो हेट्रोजेनिसिटी है वो हो जाएगी। इन एडिशन रेफर टू एज इलेक्ट्रॉन कंटेमिनेशन ऑफ द फोटोन बीम। इसकी वजह से क्या होगा, जो फोटोन की बीम है उसमें इलेक्ट्रॉन कंटेमिनेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें टिपिकल के अंदर जो सिलेंड्रिकल होता है वो डायमीटर वेरी करता है अपना 1.0 से 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पोजीशन किस में होता है, कोबाल्ट यूनिट में होता है, और इसकी सर्कुलर एंड क्या होता है, ये पेशेंट को फेस करा हुआ होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, द फैक्ट रेडिएशन और द अब इसकी वजह से क्या होता है, बीम में ज्योमेट्री होती है, और इसको बोलते हैं अपन ज्योमेट्रिक पेनम्बरा, क्योंकि इसका जो रेडिएशन का जो पॉइंट होता है वो मतलब वो पॉइंट सोर्स नहीं होता, ये अपना क्या होता है, सर्कुलर सोर्स होता है। इसकी वजह से बीम की ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन होता है, इसकी वजह से एक्सिस पेनम्बरा या ज्योमेट्रिक पेनम्बरा की प्रॉब्लम होती है। पेनम्बरा क्या होता है, रीजन होता है जहाँ पर अननेसेसरी रेडिएशन आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोर्स हाउसिंग की। तो सोर्स हाउसिंग में अपन इसको बोलते हैं सोर्स हेड। सोर्स हेड क्या होता है, एक स्टील का शेल होता है जो कि फिल करा जाता है लीड से, और उसके अंदर फॉर शील्डिंग पर्पस एंड अ डिवाइस फॉर ब्रिंगिंग द सोर्स इन फ्रंट एंड ओपनिंग ऑफ द हैंड विच केस ऑफ द यूजफुल बीम इमर्जेस। अब इसके अंदर क्या होता है, सोर्स हेड के अंदर स्टील का शेल होता है जो कि लीड से फिल करा हुआ था, और उसमें क्या होता है, शील्डिंग पर्पस के लिए काम में आता है। और इसके अंदर क्या होता है, अपना यूजफुल बीम इमर्जेस होती है। इसके अंदर हैवी अलॉय जो स्लीव होती है ये रखी जाती है, ठीक है, जो कि इसको ऑफ पोजीशन में रखती है। द नंबर ऑफ मेथड इन डेवलप फॉर मूविंग द सोर्स टू ऑफ पोजीशन टू ऑन पोजीशन। एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेन तो शटर मैकेनिज्म ही है जिस हिसाब से ऑफ भी करना अपन को, ऑन भी करना है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इसमें रेडिएटिव रिएक्शंस होते हैं। अगर ये थोड़े टाइम भी खुला रहेगा तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इसकी वजह से अपने क्या है, जो जॉनसन एंड कुनिंगम है उन्होंने 4 डिफरेंट मेथड बताए। द सोर्स माउंटेड ऑन रोटेटिंग व्हील, पहले रोटेटिंग व्हील में था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जिसको जैसे रोटेटिंग व्हील क्या बोलते हैं, अगर मैं इसके अंदर ये रोटेटिंग व्हील है ना, इसके अंदर क्या होता है, आधा तो ऐसे रहता है, और जब इसको ओपन होना होता है तो ये पूरा रोटेट होकर इधर आ जाता है ना, और ये क्या होता है, इसमें से ऐसे निकल जाता है। तो मतलब ये इस टाइप से गोल गोल घूमता है। ये बेसिकली क्या करता है, इसको ऐसे कवर करके रखता है, ये ऐसे कवर करके रखता है, और जब ये पूरा घूम जाता है तो तभी ये पूरा खुलता है। तो इसे रोटेटिंग व्हील कहते हैं, है ना। तो सोर्स कैरी द सोर्स टू द ऑफ पोजिशन और ऑन पोजिशन। दूसरा क्या होता है अपना, द सोर्स माउंटेड ऑन हैवी मेटल ड्रॉर, ठीक है, इसको अपन हैवी हैवी मेटल ड्रॉर होता है, प्लस एबिलिटी टू स्लाइड हॉरिजॉन्टली थ्रू द होल रनिंग थ्रू द सोर्सेस। अपन क्या लगता है, अगर मान लो अगर अपन चाहे तो इसमें जैसे मान लो सोर्स है, तो सोर्स पर अपन नीचे क्या लगा सकते हैं, हैवी मेटल की ड्रॉर लगा सकते हैं। तो ये जब स्लाइड करेगी तब ये क्या करेगा, अपना रेडिएशन एमिट कर देगा, और जब नहीं करे वापस लग जाए तो ये बंद कर देगा, ठीक है। ऑक्यूपाइड द पोजीशन ऑन और ऑफ द पोजीशन। मरकरी, अपन मरकरी का यूज़ भी कर सकते हैं ना, मरकरी यूज़ भी कर सकते हैं। अगर मान लो ये अपने, एक मिनट, अगर अपन अगर अपन किसी तरह से मरकरी लेते हैं, ठीक है, और मरकरी के मैंने मान लो यहाँ पे 2 नोजल्स लगा दिए, एक मिनट, ठीक है, मरकरी के एक यहाँ पे लगा दिया नोजल, इसमें मरकरी फिल हो रही है,
और यहाँ से मरकरी इजेक्ट आउट हो रही है। तो ये भी क्या करेगा, इसमें मैंने मान लो मरकरी बहुत सारी भर दी हो, तो अब क्या करेगा, इसमें जैसे मरकरी भरेगी तो ये तो क्या करेगा, ऑफ कर देगा। और जैसे ही मरकरी इसके अंदर हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ऑन कर देगा। ठीक है, बाय द शटर सॉइस है ना, 10 फोर्स इज, ठीक है, तो मरकरी इसमें, और चीज लास्ट क्या होता है, द सोर्स इज फिक्स्ड ऑन द फ्रंट एंड बीम कैन बी टर्न ऑफ बाय द शटर कंसिस्टिंग ऑफ हैवी मेटल जॉस। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मेटल जॉस के अंदर ये 2 हैवी मेटल जॉस लग जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो बीम हटने वाली होगी तो उसमें क्या होगा, 2 मेटल जॉस स्लाइड हो जाएंगे और बीम के अंदर ये पास आउट कर लेगा। और अगर बंद करना है तो वापस से मेटल जॉस क्या कर लेते हैं, एक दूसरे में ऐसे करके फिट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, काफ़ी अच्छा तरीका है ये चारों मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीम कॉलिमिनेशन और पेनिम्बरा की। तो बीम कॉलिमिनेशन क्या होता है, कॉलिमेटेड सिस्टम डिज़ाइन इज सच अ वेरी टू द शेप एंड साइज ऑफ द बीम। तो कॉलिमेटर का डिज़ाइन क्या करता है, जो बीम की होती है उसकी शेप एंड साइज़ को काफ़ी वेरी कर जाता है, जो कि इंडिविजुअल की ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीट करनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जो डायफ्राम होता है उसमें क्या होता है, 2 पेयर्स ऑफ हैवी मेटल ब्लॉक्स होता है। जो अपने डायफ्राम में होता है उसमें 2 पेयर ऑफ हैवी मेटेलिक ब्लॉक होता है। तो ये पेयर को अपन क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं और अपन को क्या मिलता है, एक स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगुलर शेप का एक फील्ड मिलता है। ये कॉलिमेटर क्या होता है, मल्टीवेन टाइप के होते हैं। ठीक है, इसका अपन जो मल्टीपल ब्लॉक्स होता है ये क्या करते हैं, ये बीम के साइज को कंट्रोल करके रखता है। तो इनर क्या सरफेस क्या होता है ब्लॉक का, ये तो कैसा होता है, पैरेलल होता है टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बीम। और रेडिएशन क्या करती है, ये पास करती है थ्रू द एजेस ऑफ द कॉलिमेटिंग ब्लॉक। ठीक है, तो इनर सरफेस कैसा होता है, पैरेलल होता है सेंट्रल एक्सिस की, और जो बीम होती है वो कॉलिमेटर ब्लॉक के एजेस से निकलती है। तो इसके बोलते हैं अपन ट्रांसमिशन पेनिम्बरा। The effect has been minimized by some design by shaping the collimator blocks so that the inner surface of block remain parallel to the X-ray of the beam। ठीक है, तो अपन शेपिंग भाई इस चीज़ को पेनिम्बरा की वजह से क्या होता है, assist to the edges of the collimator is what called as transmission penumbra। ट्रांसमिशन पेनिम्बरा ये देखो ये रहा। अब ये देखो ये कॉलिमिनेशन ब्लॉक से ये एजेस से होके निकल रही है ना, तो इसकी वजह से जो पेनिम्बरा बन रही है इसको बोलते हैं अपना ट्रांसमिशन पेनिम्बरा। ठीक है, सो द इनर विल ऑलवेज पैरेलल। अब इसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं भाई, अपन ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि ये वाली जो बीम है ये इसकी क्या रहे, हमेशा पैरेलल है। अगर मान लो पैरेलल रहेगी तो पेनिम्बरा होने की चांसेस कम रहते हैं। इन दिस कॉलिमेटर द ब्लॉक्स आर हिंज ऑन द टॉप ऑफ द कॉलिमेटर। ठीक है, ब्लॉक्स को क्या करा जाता है, हिंज करा जाता है ऑन द टॉप ऑफ कॉलिमेटर, सो दैट द कॉलिमेटर हाउसिंग ऑफ द स्लोप ऑफ ब्लॉक्स इज कोइंसिडेंट विद द इंटरलिंक एंगल ऑफ द बीम। इस टाइप से अपन करा जाता है ताकि ये जो एंगल है इस टाइप से इंटरजेट हो जाए। द टर्म पेनिम्बरा in a general sense means the region or the edge of the radiation beam in which dose rate changes rapidly as a function of the distance on the beam axis। ठीक है, ये ऐसा रेट होता है जिसकी वजह से क्या होगा, जो बीम है वो अपनी क्या होगी, डिस्टेंस के थ्रू धीरे धीरे बंद हो जाएगी। अनदर टाइप ऑफ पेनिम्बरा इसको बोलते हैं अपन ज्योमेट्रिक पेनिम्बरा, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक पेनिम्बरा को, द ज्योमेट्रिक विड्थ ऑफ पेनिम्बरा एट एनी डेप्थ फ्रॉम सरफेस। अब पेशेंट के देखो इसमें अपने क्या हो रहे हैं, 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, है ना। एक तो बन रहा है अपना कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ABC। देखो अपने 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक तो ABC, ये अपना एक ट्रायंगल बन रहा है, ये मान लो अपना एक ये वाला ट्रायंगल बना। ठीक है, ये अपना बन गया ABC। अपने पास है नहीं, ठीक है, अपने पास एक तो ये वाला ट्रायंगल बन गया और दूसरा ट्रायंगल अपने पास क्या बना, अपना ABC, और दूसरा ट्रायंगल बना अपना DEC। एक बार अपन DEC भी बना लेते हैं। डी ई और ये अपना C। ठीक है, ये अपने 2 ट्रायंगल प्रूफ कर दिए। अब अपन क्या करेंगे, अपन को पता है भाई ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो अपन इन सिमिलर ट्रायंगल्स को क्या करेंगे,
आपको पता है कि भाई अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो अपना क्या हो गया, डी ई अपॉन ई बी इजिकल टू क्या हो गया, ई सी अपॉन सी ए इजिकल टू सी डी अपॉन सी बी इजिकल टू एम एन अपॉन ओ एम। अपन देखते हैं एम एन अपॉन ओ एम। ठीक है, तो इसमें एम एन अपॉन ओ एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो इसकी हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है एम एन अपॉन ओ एम। एम एन तो अपना ये हो गया, ये वाली लेंथ हो गई, ठीक है। और ओ एम अपनी ये वाली लेंथ हो गई, ठीक है। तो ये एम एन अपॉन ओ एम इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एम एन का मतलब हो गया अपना ओ एफ प्लस एफ एन माइनस ओ एम। तो अपन देख लेते हैं, ओ एफ मतलब हो गई ये लाइन, ठीक है। ओ एम प्लस एफ एन, ओ एम प्लस एफ एन, ठीक है, ये ले लेते हैं ओ एम प्लस एफ एन। और ये क्या बोल रहा है, माइनस ओ एम प्लस एफ एन माइनस ओ एम। तो ये क्या दिखा देगा अपना, ये वाली बची हुई लाइन दिखा देगा, ये अपनी लाइन बता देगा। ओ एम ओ एफ प्लस एफ एन माइनस ओ एम, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ओ एम है ना, यही बोल रहा है ओ एम ओ एफ, सॉरी ये अपना ओ एफ और ये एफ एन माइनस ओ एम, ये अपना क्या बता रहा है, ये अपना एम एन बता रहा है, ठीक है, एम एन बता रहा है। तो ओ एफ अपना क्या हो गया, ओ एफ, ये अच्छा ये अपना एस एस डी हो गया। ओ एफ अपना क्या हो गया, एस एस डी हो गया, अपना एस एस डी हो जाता है, ठीक है। और ये वाला अपना क्या खिला देता है, ये डी खिला देता है, ठीक है। ये छोटा पार्ट है, ये अपना डी खिला देगा, और डी का मतलब होता है डेप्थ, और ये अपना एस डी डी खिला देगा, सोर्स टू डायफ्राम डिस्टेंस, ये अपना एस डी खिला देगा। ओके, सो अब अपन ने इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, और ओ एम तो अपना एस एस डी था ही, तो ये फॉर्मूला अपना नया बन के आ जाता है। ये कि अपना पेन नंबर कैलकुलेट करने का तरीका होता है, ठीक है। इसमें ओ एफ तो एस एस डी है, सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस, और ठीक है पेन नंबर डी पे अपन इस टाइप से बना देते हैं। इन फिगर 4.2 क्या बता रहा है कि पेन नंबर की जो विथ है वो इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन सोर्स डायमीटर। अगर सोर्स का डायमीटर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, पेन नंबर की विथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से एस एस डी इंक्रीज हो रहा है और डेप्थ भी इंक्रीज हो रही है, बट डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग अगर एसिड इंक्रीज हो तो डेप्थ क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी। एक ज्योमेट्रिक पेन नंबर में ये क्या होता है, फील्ड साइज से इंडिपेंडेंट होता है, और क्या करता है, जो डायफ्राम है उसको वन प्लेन में मूव करता है, ठीक है। और ये एस एस डी क्या होता है, कांस्टेंट होता है एज कम्पेयर टू इंक्रीजिंग फील्ड साइज, ठीक है। एस डी डी क्या होता है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि अपनी पेन नंबर की विथ बता देता है। डिस्टेंस इसको अपन इंक्रीज करता है बाय द पेन नंबर ट्रिमर्स, ठीक है। पेन नंबर के जो ट्रिमर्स होता है, ठीक है। ट्रिमर्स क्या होता है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ हैवी मेटेलिक बार्स। ये बड़ी मेटेलिक बार्स होती है जो कि एटेन्यूएट कर देती है बीन को पेन नंबर रीजन में, और ये क्या करती है, शार्पनिंग कर देती है फील्ड के एजेस को, ठीक है। इनका अपन ट्रिमर्स का अपन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ट्रिमर्स में यही होता है ना, चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपन। हैवी मेटेलिक बार्स होती है जो कि पेन नंबर रीजन को क्या करती है, एटेन्यूएट कर देती है, और बीम की फील्ड के एजेस को क्या करती है, शार्पन कर देती है। The trimmer extended the pen number is not completely reduced since SSD but with trimmers extended is increased, ठीक है। तो ट्रिमर्स क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। न्यू एस एस डी इक्वल टू द सोर्स टू ट्रिमर डिस्टेंस। नया एस डी डी क्या हो गया, सोर्स से ट्रिमर की बीच की डिस्टेंस कहला देता है। द पेन इज द यूज सेकेंडरी ब्लॉक्स, अपन अल्टरनेटिव वे क्या है, पेन नंबर का सेकेंडरी ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना, जो कि पेशेंट के क्लोज में रखा जाता है। ये क्या करता है, रीडिफाइन करता है और शेप को, फील्ड को डिसाइड करता है। तो चैप्टर 3 ये बता रहा था कि ब्लॉक को अपन 15 से 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पेशेंट नहीं रखना चाहिए, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा कंटेमिनेशन, इलेक्ट्रॉन का कंटेमिनेशन होगा।
जो कि ब्लॉक्स प्रोड्यूस करते हैं ना, कैरिंग द कम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ज्योमेट्रिक पेनबरा इस क्रिएट अ रीजन ऑफ डोज वेरिएशन एंड फील्ड इफेक्ट। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन ज्योमेट्रिक पेन नंबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, डोज वेरिएशन, मतलब यहाँ पर जो डोज होगी वो इरेगुलर होगी और यहाँ पे डोज बहुत कम होगी, है ना। तो ये क्या करते हैं, एक्सरे कंटेमिनेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो डोज प्रोफाइल इज द बीम मेजर्ड हाउ मच बीम इन द एयर इज द गिवन डिस्टेंस शो डोजिमेट्रिक साइज इन द पेन नंबर। तो डोज प्रोफाइल क्या बताता है कि भाई जो डोज है वो एयर में एज कम्पेयर टू जो 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 पेन नंबर है रीजन में, वो कितनी फ़र्क है उनमें। तो डोज, ठीक है, तो जो ज्योमेट्रिक पेन जो डोज वेरिएशन है वो एक तो देखो ज्योमेट्रिक पेन नंबर हो गया, एक अपना ट्रांसमिशन पेन नंबर हो गया, और तीसरा अपना आता है स्कैटर रेडिएशन। जो अपनी स्कैटर रेडिएशन है वो भी इसके अंदर पेशेंट के अंदर जो एक्सरे कंटेमिनेशन है उसका पूरा प्रयोग करता है। तो तीन चीज़ होगी, ज्योमेट्रिक पेन नंबर, ट्रांसमिशन पेन नंबर और अपना ज्योमेट वो फिजिकल पेन नंबर है। ठीक है, एक फिजिकल पेन नंबर भी आता है जो कि दो स्पेसिफाई आइसोडोस कर्व होता है उनके बीच का लिटरल डिस्टेंस आता है। ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको यही बताना था कि भाई अपने जो स्कैटर रेडिएशन है ये भी अपने कंट्रीब्यूट करती है एक्सरे कंटेमिनेशन में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हैवी पार्टिकल बीम्स। ठीक है, नेक्स्ट अपना बात करते हैं, ये अपना लास्ट टॉपिक है शायद, है ना। हैवी पार्टिकल बीम के बारे में बात करते हैं। हैवी पार्टिकल बीम में क्या आता है, सबसे पहले जो एक्सरेज और इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है, मेन रेडिएशन सोर्सेज होते हैं जो कि अपन रेडियोथेरेपी में यूज़ करते हैं। हैवी पार्टिकल बीम में करते हैं, तो इसका क्या होता है, स्पेशल एडवांटेज होता है विद रिगार्ड टू डोज लोकलाइजेशन एंड थेरेप्यूटिक गेन। तो इसमें क्या होता है, डोज को लोकलाइज करने में और थेरेप्यूटिक गेन करने में, है ना, मोर देन ट्यूमर ऑन द नॉर्मल टिश्यू। ये पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, न्यूट्रॉन कहलाते हैं, अपने प्रोटॉन्स कहलाते हैं, अपने न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं और अपने अल्फा पार्टिकल्स कहलाते हैं, है ना। नेगेटिव पायन्स भी होते हैं, हैवी पायन्स भी होते हैं, और ये एस्केलेटेड करते हैं अपने हाई एनर्जीज पर। इनका अपन यूज़ करते हैं रेडिएशन थेरेपी में, है ना। अभी भी अपना एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इतने सारे हैवी पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा कॉस्ट चाहिए। और कुछ क्या कर रही है अपनी जो इंस्टीट्यूशन है वो इसको क्लिनिकल ट्रायल्स पे इन चीज़ों का काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पहले बात करते हैं न्यूट्रॉन्स पे। तो जो न्यूट्रॉन्स होता है, ये न्यूट्रॉन बीम का अपन थेरेपी में अपन यूज़ करते हैं। और क्या अपन इसके अंदर डीटी जनरेटर्स में काम करता है। डीटी मतलब ड्यूटेरियम ट्राइटियम जनरेटर्स होते हैं ना, उनके अंदर अपन साइक्लोट्रॉन में अपन इस्तेमाल करते हैं, लीनियर एस्केलेटर्स में अपन इस्तेमाल करते हैं। तो जो बम्बार्डिंग पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होता है, या तो न्यूट्रॉन्स होते हैं या प्रोटॉन्स होता है। और उनमें टारगेट क्या होता है, या तो बेरिलियम होता है ना, एक्सेप्ट इन डीटी जनरेटर वेयर ट्राइटियम इज यूज्ड एज अ टारगेट। बाकी में टारगेट मटेरियल अपना वो बेरिलियम होते हैं, उनमें अपन हाई एनर्जी न्यूट्रॉन या पार्टिकल से अपन बेरिलियम से बॉम्बार्ड करते हैं, इसकी वजह से अपने न्यूट्रॉन्स निकलता है। लेकिन डीटी जनरेटर में अपन ट्राइटियम को एज अ टारगेट यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीटी जनरेटर। डीटी जनरेटर क्या होता है, डीटी जनरेटर एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन बीम डिवाइस है, ठीक है। एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन बीम है। न्यूट्रॉन बीम की एनर्जी क्या है, 100 से 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि अपन ट्राइटेरियम टारगेट यील्ड न्यूट्रॉन्स पे कर देता है। ये रिएक्शन आपके दिमाग में याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, जो अपना हाइड्रोजन, ये अपना ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 दिखा रहा है कि 1 होता है, 2 का मतलब क्या है, फिर न्यूट्रॉन है, इसकी वजह से वो क्या है, ड्यूटेरियम बन गया। और ये क्या होता है, ट्राइटेरियम के साथ स्ट्राइक करा तो इसकी वजह से हीलियम पार्टिकल बना, एक न्यूट्रॉन बना, और साथ में क्या निकला, ये देखो ये अपना ड्यूटेरियम था, ये ट्राइटेरियम के साथ मिला, साथ में हीलियम निकला, और क्या निकला, अपना न्यूट्रॉन निकला। और साथ में एनर्जी कितनी निकली, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो 17.6 की जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी वो क्या करती है, हीलियम न्यूक्लियस और अल्फा पार्ट, और ये क्या करते हैं, न्यूट्रॉन के साथ में मिक्स हो जाती है। तो ये क्या होती है, 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मिल जाता है, न्यूट्रॉन को मिल जाता है। क्योंकि मान लो जिसका मास ज़्यादा वो क्या करते हैं, ज़्यादा एनर्जी को कैरी कर लेता है। तो न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस होता है ये क्या ऐसा होता है, मोनो एनर्जेटिक होता है और आइसोट्रोपिक होता है, मतलब ऑल डायरेक्शन में सेम यील्ड करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सफिशिएंट डोज रेट है जो कि ट्रीटमेंट डिस्टेंस पे पड़नी चाहिए वो अपनी नहीं हो पाती। तो हाई डोज रेट क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी 15 क्यूरी ग्रे पर मिनट अपन एक में दे सकते हैं, ठीक है।
अब इसको अपन यूज़ करने का तरीका है कि साइज इसका बहुत छोटा होता है, तो इसकी वजह से अपन आइसोसेंट्रिक माउंटेन या गैंट्री में अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइक्लोट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन्स होता है उसको अपन हाई एनर्जी पे एस्केलेट करवा दे, लगभग 15 से 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर बेरिलियम से टकरा जाए तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, न्यूट्रॉन बाय द स्ट्रिपिंग रिएक्शन। ये क्या बोलता है, हाइड्रोजन, ये जो ड्यूट्रियम है ये बेरिलियम के साथ रिएक्ट करा तो अपना बोरॉन, साथ में क्या निकला, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जीज होती है। एवरेज न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन की एनर्जी का 40 से 50% एनर्जी ले जाती है, ठीक है। इसमें जो बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स होता है, जो कि अपन प्रोटॉन्स को अपन एस्केलेट करते हैं, तो न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम इसके अंदर 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन्स का अपन इस्तेमाल कर लेते हैं। ये अपने फिगर वगैरह में दे रखा है, ठीक है। इसमें ये अपना जो फिगर है उसमें अपन ने अलग अलग टाइप से इसमें बता रहा है। इसमें 41 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी है, देखो फिल्टर वाला है ना, इसके अंदर भी अपन न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, मतलब स्पेक्ट्रम में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यही बताया न्यूट्रॉन एनर्जी 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे क्या होगा, 50 पे क्या होगा, 41 पे क्या होगा, ठीक है। अब इसमें क्या था, पॉलीथीन का भी यूज़ कर लेते हैं कि लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स स्पेक्ट्रम में से हटाए जाए। नेक्स्ट मान करते हैं प्रोटॉन्स और हैवी आयंस की। तो प्रोटॉन्स और हैवी आयंस, प्रोटॉन मीन्स होती है, उनकी थेरेप्यूटिक में एनर्जी रेंज कितनी होती है, 150 से, प्रोटॉन बीम्स की एनर्जी कितनी होती है, 150 से 250 मेगा वोल्ट। ये बीम को अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रॉन, बाय साइक्लोट्रॉन और बाय द लीनियर एस्केलेटर। तो ये जो बीम्स होती है इनको अपन साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन और लीनियर एस्केलेटर के थ्रू प्रोड्यूस कर लेते हैं। जब मेजर एडवांटेज ऑफ हाई बीम प्रोटॉन एंड हैवी चार्ज पार्टिकल इज द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोज विथ डेप्थ। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हाई एनर्जी प्रोटॉन्स अदर चार्ज पार्टिकल बनता है, तो उसकी वजह से डेप्थ पे क्या होता है, इसमें डोज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। जब भी बीम टिश्यूज़ पे आती है तो डोज क्या हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट विद डेप्थ। तो डोज होती है वो डेप्थ के साथ क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। अनलेस द नियर द एंड ऑफ द रेन वेयर डोज पीक ऑफ द हाई वैल्यू फॉलो बाय द रैपिड फॉल ऑफ और द जीरो, ठीक है। तो डोज पीक का जहाँ पर आती है, मतलब जहाँ पे डी मैक्स होता है, उसके बाद क्या होता है, जो डोज का रैपिड फॉल ऑफ हो जाता है और यहाँ पर जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई डोज है जो वो एक नीचे जाकर ही करे या मान लो सरफेस पे करे, वो एक कांस्टेंट डेप्थ पे जाती है और वहाँ पर क्या करती है, वहाँ पर अपना डी मैक्स शो कर देती है। और ये जो रीजन हाई डोज होता है, जो कि पार्टिकल रेंज के एंड में होता है ना, एंड द एंड ऑफ पार्टिकल रेंज, इसको अपन क्या कहते हैं, ब्रेक्स पिक कहते हैं। ये अपना फिगर 14.19 यही बता रहा है, ठीक है। ये अपना रेंज एनर्जी रिलेशन प्रोटॉन का बता रहा है, अप्रोक्सीमेटली रेंज। इसको अपन R1/R2 इजिकल टू M1 रेशियो M2 डॉट Z2/Z1 से कर लेते हैं। ये करता है अपन को अप्रोक्सीमेटली रेंज बताने के काम में आता है, ठीक है, अदर पार्टिकल्स की इन द सेम वेलोसिटी। R1 और R2 पार्टिकल रेंज है, M1 M2 मास है, Z1 और Z2 चार्ज ऑफ टू पार्टिकल्स है जिनको कंपेयर करा जाता है। एनर्जी हैवी चार्ज पार्टिकल की एक्सप्रेस करा जाता है काइनेटिक एनर्जी पर न्यूक्लियन में, जिसको अपन स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी है, इसमें अपना मास नंबर होता है। प्रोटॉन्स क्या होता है, सेम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन सेम वेलोसिटी से काटते हैं, 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 50 की, इनकी वेलोसिटी सेम होती है और रेंज करती है इसकी 16, 32, 16 सेंटीमीटर इन वाटर रिस्पेक्टिवली। अगर हाई हीलियम वगैरह से हेवियर आयन है तो MU वो समलॉट लेस देन ऑफ प्रोटॉन, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हीलियम का वो है रेंज है वो क्या होगा, प्रोटॉन से कम होगा। तो ये क्या बताता है, ये रेंज ना तो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ना ही मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। वेयर इज द मास नंबर, सिंस ए डिक्रीज एंड आयंस गेट हैवियर। अगर ए Z2 डिक्रीज होगा तो आयंस हैवियर होंगे, उसकी वजह से इनकी जो रेंज है वो क्या होगी, लेस देन द रेंज ऑफ लाइटर आयन। इनकी जो रेंज है वो लाइटर एलिमेंट के मुकाबले में रेंज इनकी कम होगी, फॉर द सेम एक्सेप्ट फॉर प्रोटॉन्स। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव पायंस, ठीक है। ये अभी अपने स्टडी में, ये अभी तक ज़्यादा अपने यूज़ क्लिनिकल में नहीं कर पाए। द एग्जिस्टेंस ऑफ पाई मीजोन्स वॉज थियोरेटिकली प्रेडिक्टेड बाय द युकावा 1935। तो जो मीजोन नाम के पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, जो पाई मीजोन नाम के पार्टिकल्स होता है, ये चीज़ बताई थी युकावा में इन 1935। तो उसने क्या करा था, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में इन्होंने क्या बताया था, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो क्यों से जुड़े हुए, क्योंकि इसमें क्या होता है, पाई मीजोन्स का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है।
पाई मीजॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले में 273 टाइम्स ज़्यादा होता है। और इसके अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज भी होता है, और या फिर एक न्यूट्रल भी हो सकता है। मतलब अभी तक इसकी चार्ज का मेरे को पता, हमको पता नहीं लग पाया कि इसमें पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या फिर ये न्यूट्रल ही काम करता है। तो ये क्या होता है, जो एक चार्ज पायोन होता है वो क्या करता है, डिके हो जाता है म्यू मीसॉन में, और क्या डिके में हो जाता है, न्यूट्रिनो में डिक्री हो जाता है। और उसकी मीन लाइफ होती है 2.54 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड होती है, ठीक है। और जो न्यूट्रल बायोन्स होता है ये डिके होता है पेयर ऑफ फोटोन्स में, बिट इनकी एवरेज लाइफ होती है 10⁻16 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा है कि अपना जो न्यूट्रल पायोन्स है ये अपने फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये अपने जो पेयर्स ऑफ फोटॉन्स है उसमें डिके हो जाता है, उनकी मीन लाइफ 10⁻16 सेकेंड्स की होती है। ये देखो अपने रिएक्शन दिखा रखा है, ठीक है। ये अपना जो चार्ज पायोन है ये अपना मीजोन और साथ में अपना न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो गया। ये अपना जो नेगेटिव वाला है वो नेगेटिव मीजोन एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसमें यही बता रहा हूँ दोनों की क्या होती है, चार्ज एनर्जी बता रहा है। ओनली नेगेटिव पॉइंट हैज़ बीन यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी। इसमें जो नेगेटिव वाले पॉइंट्स है वही अपन रेडिएशन थेरेपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट्स अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन। प्रोटॉन्स एनर्जी क्या कर सकते हैं, 400 से 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट साइक्लोट्रॉन या लीनियर स्केलेटर्स प्रोड्यूस करा, तो ये क्या करता है, पायन बीम प्रोडक्शन कर सकता है फॉर द रेडियोथेरेपी। बेरिलियम इसके लिए सुटेबल टारगेट मटेरियल है, ठीक है। पायंस पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो स्ट्रक्चर का एक स्पेक्ट्रम होता है एनर्जी का, जो कि प्रोड्यूस करता है पॉजिटिव और नेगेटिव पायंस यूजिंग बेंडिंग एंड फोकसिंग मैग्नेट। ये क्या कर सकता है, यूजिंग बेंडिंग एंड फोकसिंग मैग्नेट ये करता है सुटेबल एनर्जी पायंस जनरेट कर सकता है। पायंस ऑफ एनर्जी क्लोज टू 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द एडिशन इफेक्ट ऑफ द नेगेटिव meson capture, the phenomena commonly known as star formation occurs when pion is captured by the nucleus। ये कैसे स्टार फॉर्मेशन कब होता है, जब पायन्स न्यूक्लियस के बाद कैप्चर हो जाए, जो कि नियर द रेंज हो, ठीक है। तो क्या करते कैप्चर कर लेता है, तो ब्रैक पिक्स एक्सिबिट हो जाता है, ठीक है। रिजल्ट इन रिलीज ऑफ सेवरल अदर पार्टिकल्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। इसकी वजह से अदर पार्टिकल्स निकलेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। ऑल थ्रू पायंस ऑफ अट्रैक्टिव रेडियो बायोलॉजी के प्रॉब्लम। अब पायंस में क्या होता है, लो डोज रेट बीम की कंटेमिनेशन, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई पड़ती है, तो अपन इसका नेगेटिव पायंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा अपन की पॉइंट्स भी देख लेते हैं। किलो वोल्टेज, सुपर वोल्टेज, वॉन्डिग्राफ, बीटाट्रॉन, कोबाल 60 यूनिट्स अपन पहले इस्तेमाल करते थे, जो कि लीनियर स्केलेटर के द्वारा आई गई। फिर इसके बाद इसमें अपन एंडोकैविट्री एक्सरेज, सुपरफिशियल एक्सरेज या कोबाल 60 का यूज़ करते हैं अपन फॉर हेड एंड नेक कैंसर का इस्तेमाल करते हैं। लीनियर स्केलेटर में जो माइक्रो फ्रिक्वेंसी होती है 3000 मिलीगर्ट्ज की होती है। मेन कंपोनेंट पावर सप्लाई, पल्स मॉड्यूलेटर, हाइड्रोजन थायरोट्रॉन जो कि अपने स्विच ट्यूब होती है, मैग्नेट्रॉन, क्लाइस्ट्रॉन, माइक्रोवेव एम्पलीफायर, वेवगाइड सिस्टम, इलेक्ट्रॉन गन, एस्केलेटर स्ट्रक्चर, सर्कुलेटर, पावर सोर्स, मैग्नेट्रॉन या क्लाइस्ट्रॉन, फोकसिंग कॉयल, बेंडिंग मैग्नेट, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, और अपना ट्रीटमेंट हेड भी होता है। ट्रीटमेंट हेड अपना लीड टंगस्टन अलाउ से शील्डेड होता है। टंगस्टन टारगेट जो कि अपना एक्सरे मोड का होता है। फोकल स्पॉट अपने 2 से 3 mm इन डायमीटर होता है। ड्यूअल स्कैटरिंग फॉयल अपन इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन मोड के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग फॉयल है इसका अपन इलेक्ट्रॉन बीम को स्प्रेड करने काम में आता है और डोज को यूनिफॉर्म बना देता है। फ्लैटनिंग फिल्टर अपन एक्सरे मोड के अंदर काम में लेता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो एक्सरे बीम की इंटेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म रखती है, मतलब लो एनर्जी वाले एक्सरे बीम को हटा देती है। प्राइमरी कॉलिमिनेटर इसके अंदर क्या होता है, फिक्स मैक्सिमम अपेर्चर का होता है फॉर द एक्सरे बीम। सेकेंडरी कॉलिमिनेटर मूवेबल होता है, प्रोवाइड रेक्टेंगुलर फील्ड। मल्टी लीफ कॉलिमिनेटर अपना क्या होता है, इरेगुलर फेज शिफ्ट सप्लाई करते हुए ना एमआरटी मोड। मॉनिटर चैम्बर, इलेक्ट्रॉन एस्केलेटर क्लोज टू द पेशेंट सरफेस, ठीक है। माइक्रोट्रॉन क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर एस्केलेटर और साइक्लोट्रॉन के साथ कंबाइन कर जाता है। बीम कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती है लीनियर एस्केलेटर की तरह। ये इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो एस्केलरेशन टेक्नोलॉजी पे काम करती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे भी काम करती है। ट्रीटमेंट हेड क्या होता है, सिमिलरली इक्विप्ड होता है। पेन नंबर क्या होता है, डोज में ट्रांजिशन रीजन होता है नियर द बॉर्डर्स ऑफ द फील्ड। पेन नंबर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ज्योमेट्रिक पेन नंबर ड्यू टू डेफिनेट डायमेंशन ऑफ द सोर्स। ये फोकल स्पॉट की वजह से होता है, ठीक है, जो कि सोर्स डायमीटर पे डिपेंड करता है। इसकी वजह से इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग एसएसडी
और डेप्थ एंड इंक्रीज विद ट्रांसमिशन पेन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द बीम थ्रू आउट द नॉन डाइवर्जेंस कॉलमीटर एज। तो क्या होता है, कॉलमीटर की एज से जो नॉन डाइवर्जेंस बीम होती है ना वो निकालती है। और फिजिकल पेन नंबर क्या होता है, फील्ड बॉर्डर्स के नियर डोज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फैलता है और इसकी वजह से लेटरल विथ ऑफ आइसोडोज लेवल, जो आइसोडोज लेवल 90% 20% जो डोज होती है उसके बीच का जो आइसोडोज लेवल की जो लेटरल विथ होती है उसकी वजह से ये वेरी करता है। ये इन्फ्लुएंस होता है बाय द ज्योमेट्रिकल पेन नंबर बीम एनर्जी एंड लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द टिश्यूज। न्यूट्रॉन बीम क्या होता है, ये डीटी जनरेटर्स में जनरेट होता है और साइक्लोट्रॉन में जनरेट होता है। ठीक है, प्रोटॉन नेगेटिव पॉइंट्स और हैवी पार्टिकल अपन साइक्लोट्रॉन में प्रोड्यूस कर लेता है, जो कि लीनियर स्केलेटन में काम में आता है बाय बॉम्बार्डिंग एपोक्रिएट टारगेट विद एपोक्रिएट पार्टिकल्स। प्रोटॉन से हैवियर पार्टिकल्स एग्जिबिट करता है ब्रैकपिट को। ये ब्रैकपिट नेगेटिव पाइन से एक्चुनेट होता है बिकॉज द पाइन कैप्चर बाय द न्यूक्लियस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, स्टार फॉर्मेशन। ठीक है, अपने यही चैप्टर के बता, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही लगे रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। गुड नाइट, शबा खैर।